बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है चंद लम्हे चुरा लें और इसकी रिटन है हिना मलिक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ज़रा चंद लम्हे चुरा लें, चलो हम ज़माने से बचकर इस आज़ार रोज़ो शब ज़िंदगी से, गमे आगही से, ना होने के डर से ज़रा दूर निकलें किसी कंज गमे आशना में, ज़रा देर बैठें किसी मेहरबान से शजर के साए तले, चलो हम ज़माने से बचकर चंद लम्हे चुरा लें। कभी कभी वो सोचती थी कि खुदा ने उसे पैदा करके नाहक ज़मीन पर बोझ डाल दिया था, मगर फिर दूसरे ही लम्हे अपनी इस सोच को नाउज़ बिल्लाह कहकर झटक देती। काश ज़िंदगी वैसी होती जैसी 1 साल पहले थी। 1 साल पहले तक ज़िंदगी कितनी हसीन थी, हर शय से हुस्न टपकता था, हर सू बहार थी, खुशियाँ थी, कहे थे, रौनकें थीं। फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़िंदगी अपनी तमाम तर बदसूरतियों समेत उसके सामने खड़ी हो गई। ज़िंदगी का ये रुख उसके लिए नया था। कल तक वो नावलों वगैरह में ये सब पढ़ती आई थी, और आज वो खुद इन हालात का शिकार थी। कैसे वो हंस हंस कर अफसानों, नावलों की हीरोइन और उसके मजलूमियत और उसके जालिम रिश्तेदारों का मजाक उड़ाया करती थी। ये भी कोई पढ़ने की चीज़ें हैं, हकीकत से दूर दूर का वास्ता नहीं इस कहानी का। इतनी अच्छी कहानी तो है, तुम तो बस, रूबी उसकी फ्रेंड मुंह बनाकर कहती। रूबी यार, इतने थर्ड क्लास इश्किया नावल पढ़ने के बजाय कोई काम की चीज़ पढ़ा करो, और तुम जो पढ़ती हो वो तो जैसे बड़ी काम की चीज़ें हैं। रूबी चिढ़ जाती। तुम अपने इर्द गिर्द निगाह दोहराओ तो तुम्हें हर दूसरे घर में ऐसी दास्तानें मिलेंगी। मैं नहीं मानती, मेरा ख्याल है इतने शकील कल्ब रिश्तेदार कम अज़ कम इस दुनिया में नापैद हैं। चलो मान लिया, ऐसे जालिम लोग भी होते होंगे इस दुनिया में। अगर तुम्हारी इस नेक परवीन मजलूम जैसी हीरोइन, जो आली हिम्मत होने के साथ साथ बड़ी हमदर्द भी होती है, आजकल ऐसी लड़की का मिलना मुश्किल है। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, और आज उसे रूबी की इस बात में सदाकत नजर आती थी। आज से 1 साल पहले तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसको इस किस्म के हालात दरपेश होंगे। वो जिसे कल तक ऑमलेट बनाना नहीं आता था, आज एक माहिर कुक बन चुकी थी। वाकई वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। शाजी, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। इमरान की आवाज़ पे वो चौंकी। अच्छा, आती हूँ। वो स्लीपर पैरों में डालकर उठ खड़ी हुई। राना आपी को देखने कुछ लोग आ रहे थे। खाना बनाने की जिम्मेदारी हस्बे मामूल उस पर थी। हेलो कज़न, क्या हो रहा है? वो किचन में खड़ी थी जब जमात आन टपका। वह बिना कोई जवाब दिए काम में मसरूफ़ रही। एक बात तो बताओ, ये तुम हर वक्त इतनी सड़ी हुई क्यों रहती हो? वो प्लेट में से शामी कबाब उठाकर खाने लगा। जमात भाई प्लीज़ मुझे काम करने दे। वो जिच हो गई। ऊपर से उसकी चुपती हुई निगाहें, मनहूस, बेहुदा, घटिया। वो दिल ही दिल में उसे इन नामों से नवाजती। कितनी दफ़ा कहा है मुझे भाई मत कहा करो। मेहरान और हमाद ही काफ़ी हैं, इतने भाई बनाकर क्या करोगी? वो उसकी तरफ झुका। जमात, अम्मी बुला रही है तुम्हें। आसमां की आवाज़ पर वो एकदम गड़बड़ा कर सीधा हुआ और बाहर निकल गया, जबकि आसमां एक जहर खन निगाह शहजीन पे डालकर आगे बढ़ गई। वो डरपोक तो कभी ना थी, अलबत्ता कम गोई उसकी शख्सियत का खासा थी। मामा जानी तो उसकी पैदाइश पर ही उसे छोड़कर चली गई थी। पापा ने उसे बड़ी मोहब्बत से पाला था, कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। वो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। मैट्रिक में 8 ग्रेड लिया, इंटर भी उसने बेहतरीन नंबरों से पास किया। उसने पापा से ड्राइविंग सीखने की फरमाइश की। चंद ही दिनों में वो गाड़ी चलाना सीख गई, और फिर एक दिन वो पापा का इंतज़ार करती रह गई, मगर वो ना आए। वो तो गोया होशो हवास खोने लगी थी। जब होश में आई तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आशियाना तिनकों की मानित बिखर गया था। वो तड़प तड़प कर रोई। उसे हैरत होती थी, इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई और वो फिर भी जिंदा थी। तब ताया और चचा उसे अपने साथ घर ले आए। उसका इस्तकबाल सर्द निगाहों और बलदार पेशानियों ने किया था। ताई साबरा और चची सफ़िया को वो खाम खा की मुसीबत लगती। उठते बैठते कोसने दिए जाते, दबे लफ्ज़ों में बदकिरदार माँ की बेटी होने का ताना दिया जाता। एहतशाम हाशमी ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, और इसी जुर्म की पदाश में उनसे ख़ानदान वालों ने कता ताल्लुक़ कर रखा था। शहज़ीन पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रही थी, और ये तजर्बा उसे खासा भयानक लगा था। ताया जी की बड़ी बेटी राना आपी इस पर खाम खा का रोब झाड़ा करती। फिर मेहरान था, मास्टर्स करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसका रवैया शहज़ीन के साथ बहुत आम सा, सरसरी सा था। वो अपने आप में मगन रहने वाला बंदा था। उसके बाद हुमा थी। वो 3 साल से लगातार बीए में फ़ेल हो रही थी, मगर उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा था। वो बिल्कुल साबरा बेगम का पड़तो थी। ज़रा ज़रा सी बात पर उसकी शदीद इंसल्ट कर देती थी। फिर इमरान था, जो बेहद बदतमीज़ और खुदसर था, 8वीं क्लास का तालिब इल्म। चचा का बड़ा बेटा जमात एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। शाहजीन को वो बहुत बुरा लगता। ख़ास तौर पर उसकी चुपती हुई, आर पार होती हुई निगाहें उसे जहर लगती थीं। इसके बाद आसमा थी, जो मास्टर्स कर रही थी, बेहद मगरूर और नकचिड़ी। सबसे छोटा हमाद, जो 3rd ईयर में पढ़ता था, वो लाओबाली सा लड़का था, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा।
اپنے تایا اور چچا کے اس بھرے پورے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مسفٹ محسوس کرتی۔ تایا اور چچا تو گویا اسے اس گھر میں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ ان کی بیویوں کی حکمرانی تھی گھر میں۔ وہ دونوں اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کن خیالوں میں ہو لڑکی؟ تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ گیا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چپ کی بیٹھی رہو۔ اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوبرو پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے گھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پردے، چادریں، کشن کورز وغیرہ دھلوائی گئی، گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی، جو چیزیں کم تھیں وہ بازار سے لائی گئیں۔ آسما وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھی۔ پارلرز کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ شاہزین حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ خالہ کا بیٹا ہی آ رہا تھا، نہ کہ کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ زماد البتہ خاصا تپا ہوا تھا آج کل۔ وہ کہ نواب کی لاد ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو زماد نے کہا، اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سے بناؤ سنگھار کا بھوت چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما آسما کی طرف متوجہ تھا۔ تم سے مطلب؟ ہاں، آسما نے چڑھ کر کہا، تمہیں اس سے چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ بگڑنے لگا، ارے وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، اس کے سامنے کچھ اپنی عزت بھی تو بنانی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیر ہے تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے، تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے۔ وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا، مگر تمہارے تایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلایا ہے، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ بلاخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نوشیروان احمد شیرازی کی سواری بات بہاری ہاشمی ولا میں داخل ہوئی۔ سب اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو گویا صدقے باری ہوئی جا رہی تھی۔ آسما ہما اٹھلا اٹھلا کر بات کر رہی تھی۔ حماد عمران اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ زماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہو چلا تھا۔ نوشیروان تھکا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تھکن کا احساس ہی نہیں۔ آخر تایا جان کو ہی اس کی مشکین شکل پر ترس آ گیا۔ چلو بھائی بچوں، نوشیروان کو آرام کرنے دو۔ حماد، جاؤ بیٹا، بھائی کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ نوشیروان تھینکس گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 2 دنوں میں ہی نوشیروان تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئی۔ نوشیر بیٹا پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ توبہ، حد ہوگی، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ جھلا گیا تھا۔ جی آنٹی۔ اچھا، وہ کچھ مایوسی ہو کر پلٹنے لگی۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی جو پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل آسما کی سہیلی کی منگنی ہے، گھر میں کوئی نہیں جو اسے چھوڑا ہے۔ تم چھوڑا ہوگے اسے؟ وہ اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں تھی، ناچار اسے پورش میں کھڑی حماد کی بائک پر جانا پڑا۔ آسما پر تو گویا شادی مرگ ہو گئی تھی یہ سن کر کہ اسے نوشیروان چھوڑنے جا رہا ہے۔ نوشیروان کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نوشیر، ذرا آہستہ چلائیے۔ آسما نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ نوشیروان نے بائک کی رفتار کم کر دی۔ اوہ، ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہوگا۔ باخدا یہ لڑکی! وہ زچ ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ہائے اللہ! نوشیر ذرا روکیے۔ آسما کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی۔ جی اب کیا ہوا؟ وہ میں گفٹ تو گھر پر ہی بھول گئی۔ تو پھر؟ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے بے وقوف لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ پھر واپس چلیں؟ واپس ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پلیز، میں اس طرح بغیر گفٹ کے جاتے اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا، تھوڑا آگے جا کر ایک سپورٹ اسٹور پر بائک روک دی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں، مگر میرے پاس پیسے وہ میں دے دوں گا۔ مگر وہ جی مس آسما، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں، ورنہ ایسے ہی چلی جائیں۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر آسما نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت جانی۔ خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا۔ نوشیر، آپ مجھے 3 گھنٹے بعد پک کر لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ بے وقوف کیا ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگا ہوا ہوں۔ وہ جلتا بنتا گھر پہنچا۔ اے لڑکی سنو! کچن کی طرف بڑھتی شاہزین کو اس نے پکارا۔ جی؟ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے حلیے سے وہ اسے ملازمہ سمجھا تھا۔ پرانا سا جوڑا پہنے وہ مسکین سی شکل والی لڑکی باقی گھر والوں سے مختلف نظر آتی تھی۔ تائی صابرہ نے اپنا سوٹ استری کرنے کو دیا تھا، جس کی وجہ سے چائے لے کر جانے میں دیر ہوگی۔ اتنی دیر میں نوشیروان کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ چائے! اس کے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ چائے بن رہی تھی یا پائے گلائے جا رہے تھے؟ اس نے گھورا۔ وہ دراصل اس گھر کے ملازم بھی مالکوں کی طرح ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھلا پڑھائی کا موڈ غارت ہو گیا، یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کر گھرایا۔ میرے سر پر ڈال دو۔ جی؟
क्या जी की रट लगा रखी है, जाओ जाकर अपना काम करो। जी बेहतर। वह वापस जाने लगी। स्टूपिड, ये चाय तो रखती जाओ। वो बुरी तरह जिच हुआ था। शाहजीन फौरन चाय रखते ही चली गई। नौशेरवा बिल्कुल भूल गया कि 3 घंटे बाद आसमा को पिक करना है। उसने किसी को आगाह भी ना किया था। नौशेर बेटा, आसमा ने वापसी का कब कहा था? सफ़िया बेगम की याद दिलाने पर वो चौंका। 4 घंटों से ऊपर हो गए थे। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, आसमा ने 3 घंटे बाद आने का कहा था। हाय मेरी बच्ची इंतज़ार में खड़ी होगी। ज़बान में हैरान, अभी तक अपने अपने दफ्तर से थके हारे आए हैं, तुम ले आओ उसे। नॉट अगेन। वो दिल ही दिल में चिल्ला उठा, मगर मजबूरन उसे उठना पड़ा। नौशेरवा की गाड़ी ठीक हो गई थी। वो वर्कशॉप से गाड़ी लेकर आया, घर ले आया था। सामने ही बरामदे की सीढ़ियों पर वो गुमसुम से बैठी थी। नौशेरवा गाड़ी पोर्च में पार्क करके आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम वापस पलट आया। सुनो लड़की, उसने पुकारा तो वो चौंकी। जी। वो दुपट्टा दुरुस्त करती खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? उसके पूछने पर शाहजीन ने एक लम्हे को निगाहें उठाकर उसे देखा। शाहजीन। वो धीरे से बुड़बड़ाई और इससे पहले कि वो कुछ कहता वो चली गई, जबकि नौशेरवा वहीं खड़ा उस लड़की का इसरार जानने की कोशिश करने लगा। तुम कब से यहाँ मुलाजमत कर रही हो? वो पानी पीने आया था कि आटा गूंथती शाहजीन को देख कर रुक गया। न जाने क्यों उसे देखते ही नौशेरवा का दिल उससे बातें करने को चाहने लगा। मालूम नहीं, मुख्तसर जवाब दिया। और तुम इतनी लाइल क्यों रहती हो? वो बिना जवाब दिए चुपचाप आटा लगे हाथ धोने लगी। तुम इतनी अजीब क्यों हो, कुछ बोलती ही नहीं? आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ की मुलाजमा हो। इससे पहले कि वो कुछ कहती जमाद आ गया। तुम चलो, अम्मी बुला रही हैं, ज़बान ने शाहजीन से कहा और ख़ुद भी नौशेरवा को घूरता बाहर निकल गया। नौशेरवा महज कंधे उचका कर रह गया। आसमा की नौशेरवा में भरती हुई दिलचस्पी घर वालों से मख्फी न थी। खुद नौशेरवा इस सूरत हाल से बेहद डिस्टर्ब था। वो आसमा से जितना दूर रहने की कोशिश करता वो उतना ही उसके गिरद मंडलाती थी। इसके बरक्स नौशेरवा को लाताल्लुक सी और काम में मगन रहने वाली शाहजीन अच्छी लगने लगी। वो अमूमन शाम की चाय अपने कमरे में मंगवा लिया करता था। उस रोज़ शाहजीन चाय देने गई तो नौशेरवा ने उसे रोक लिया। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मम, मेरे पास वक्त नहीं है। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो वो राह में हायल हो गया। तुम क्या हो? जी। वो उसके बेतुके सवाल पर हैरान हुई थी। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मगर मैं तुम्हें नहीं समझ सका। आप मुझे समझकर क्या करेंगे? मेरे रास्ते से हटे प्लीज़। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगा, मगर वो सिर्फ चंद लम्हे प्लीज़। तुम हर वक्त इतनी सहमी हुई क्यों रहती हो? आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? ये तुम हर सवाल के जवाब में दोबारा सवाल क्यों करती हो? क्योंकि आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। तुम जवाब देना ही नहीं चाहती, यही समझ ले। मगर क्यों? तुम ऐसी क्यों हो? आप आखिर एक मुलाजमा को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? खैर, इतना तो मैं जान गया हूँ, तुम मुलाजमा नहीं हो। शाहजीन बिना कोई जवाब दिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाहजीन, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। उसके कहने पर वो एक लम्हे को रुकी। सिर्फ नाम खूबसूरत होने से मुकद्दर तो खूबसूरत नहीं हुआ करते, धीरे से कहती वो बाहर निकल गई। हर बार इस लड़की से बातें करने के बाद वो तशनगी सी महसूस करता था। हर मुलाकात के बाद अगली मुलाकात को दिल मचलने लगता। अपनी इस कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर घटा छाई थी। सब ने हॉक्स बे जाने का प्रोग्राम बनाया। नौशेरवा को ज़बरदस्ती साथ चलने पर तैयार किया। मेहरान की गाड़ी में जमात, राना आपी, सफ़िया बेगम और साबरा बेगम थे, जबकि नौशेरवा की गाड़ी में आसमा, हुमा, हमाद और इमरान थे। ताया जान की तबीयत ख़राब थी और उनकी तीमारदारी के लिए शाहजीन को घर पर छोड़ा जा रहा था। नौशेरवा को बहुत अजीब लग रहा था कि सब लोग तो जाएं मगर शाहजीन न जाए। मेहरान की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। नौशेरवा गाड़ी निकालते निकालते रुक गया। क्या हुआ? आसमा ने फिक्रमंदी से पूछा। 1 मिनट, अभी आया। वो उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद शाहजीन का हाथ थामे इधर आ रहा था। आसमा का मूड यकसर बदल गया। हुमा की पेशानी पर बल पड़ गए। शाहजीन के नाना के बावजूद नौशेरवा ने उसे गाड़ी में बिठा दिया। नौशेर भाई चले ना, वो लोग तो काफ़ी दूर निकल गए होंगे, इमरान ने झुलाकर कहा। शाहजीन यूँ बैठी थी जैसे उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो। थोड़ी ही देर बाद वो हॉक्स पे पहुंच गए। शाहजीन को साथ देखकर बाकी सब भी हैरान थे। साबरा और सफ़िया के चेहरे के जाविये भी गिर गए, मगर वो नौशेरवा की वजह से खामोश थी। तुम कैसे आ गए? ज़बान उसके पास आ धमका। वो दरअसल उन्हें मैं यहाँ लाया हूँ। जवाब नौशेरवा की तरफ से आया था। अब देखे ना, सब लोग आ रहे थे तो इन्हें घर छोड़ कर आना कुछ मुनासिब तो नहीं लगता ना। आप हमारे घर के मामलात में कुछ ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर रहे? जमात लिहाज बलाए ताप रख कर बोला। कुछ दिनों से वो नौशेरवा की शाहजीन में बढ़ती दिलचस्पी देख रहा था। सॉरी फॉर दैट, मैं दूसरों के मामलात में नहीं बोला करता। हाँ, अलबत्ता जहाँ बात इंसानी हकूक़ की हो तो। नौशेरवा ने बात कसदन अधूरी छोड़ दी। एक गहरी नज़र जमात पर डाली। भैया, आप लोग किस बहस में पड़े हुए हैं? चले आए, पानी में चलते हैं, हमान ने बोर होकर कहा। राना आपी को पानी से डर लगता था। वो एक तरफ ताई और चची के साथ बैठी रही। शाहजीन कदरे तनहा गोशे में एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। बाकी सब खूब मस्ती कर रहे थे। एक दूसरे पर पानी उछाला जा रहा था। नौशेरवा उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला कर रहा था। उसकी नज़र सोचों में गर्क शाहजीन पर पड़ी तो वहीं चलाया। शाहजीन। वो चौंक गई। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो शाहजीन, हम दोस्त हैं, तुम अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती हो,
نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ ایک 1.5 سال کے عرصے میں اتنا تو میں جان ہی گئی ہوں کہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست، کوئی غم گسار نہیں۔ تم اتنی پر اسرار کیوں ہو؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا پر اسرار کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم بہت مختلف ہو۔ کس سے؟ عام لڑکیوں سے۔ میں بہت معمولی سی لڑکی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتی تم کتنی غیر معمولی ہو۔ تمہاری شخصیت کا یہ اصرار تمہیں بہت اہم بناتا ہے۔ اچھا، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ تو پھر آپ یہ اصرار کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے غیر اہم کرنا مقصود ہے؟ تمہاری باتیں مجھے یہ لاجواب کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور پھر بھی آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں۔ اچھا چلو، تم مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ مجھے دکھوں کی تشہیر پسند نہیں۔ کم آن شہزین، وی آر فرینڈز۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ شہزین، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ارسطو نے کہا تھا انسان معاشرتی حیوان ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر کسی نہ کسی دوست یا ہمدرد کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟ اور کچھ نہ صحیح تمہاری دلجوئی تو کر سکتا ہوں۔ یہی تو میں نہیں چاہتی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ آپ کے سوالوں کا میرے پاس اور میرے سوالوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے سوالات اپنے تک محدود رکھنے دیں؟ شہزین، تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے جبکہ یہاں تو اپنے ہی غیر بنے ہوئے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیوں ہے اور کیسے ہوا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شہزین کی نگاہوں نے تحت نظر اس کا تعاقب کیا۔ تم کیوں میری ساکت زندگی میں کے پانی میں پتھر پھینکنے آئے ہو؟ نوشیروہ احمد شیرازی، میری زندگی اور میرا مقدر میرے ساتھ، میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا جبکہ لب ساکت اور آنکھیں بالکل خوش تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب ضماد راہ میں آ گیا۔ کون؟ وہ یکسر انجان تھی۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کرتی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترمہ شہزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نوشیروہ احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پہ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سیدھی طرح جواب دو، میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ وہ گرجا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگی تو زبان نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ شہزین محض اسے جاتے دیکھ کر رہ کے شہزین روزانہ نوشیروہ کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ وہ بہت عام سی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ نوشیروہ اکثر شہزین کو اچھے اچھے رائٹر کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے نوشیر بھائی، مگر مجھے ڈر ہے کہ تائی جان اور چچی جان کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کی اپنی بیٹیاں بھی تو پڑھ رہی ہیں۔ تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، آپ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اس سے میری اور آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا، تو پھر تم ایسا کرنا کہ رات کو کھانے کے بعد یہ ذکر چھیڑ دینا۔ وہاں میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ نوشیروہ کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اسی کو مد نظر رکھ کے اس نے کہا تھا، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مانیں گی۔ اور پھر یہ رات کو ہی اس نے سب کے سامنے بات کی تھی۔ تائی صابرہ اور صفیہ چچی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نوشیروہ صابرہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں وہ بھائی، ہم نے تو بڑا کہا مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جینے لگتا تھا۔ چلے اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نوشیروہ اس کی حمایت کر رہا تھا جو وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تائی اور چچی کو نوشیروہ کی وجہ سے اجازت دیتے ہی بنی۔ اگلے دن ہی نوشیروہ اس کے لیے BA کے فارمز لے آیا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صفیہ چچی نوشیروہ کو آسما کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا کہاں اور مل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ کچھ بول کر وہ نوشیروہ کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ نوشیروہ کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھی۔ رانا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ شہزین اس تمام ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کے بعد گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اس نے کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزین بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی۔
हर किसी ने उसके बारे में पूछा था। नौशेरवां कुछ दिनों से अपने गांव गया हुआ था। साबरा बेगम ने उसके घर वालों को बतौर ख़ास मदऊ किया था। ऐन मेहंदी के रोज़ ही वो लोग पहुंचे थे। नौशेरवां की वालदा और बड़ी भाभी आई थी। आसमा और हुमा, जिन्होंने अब तक किसी मेहमान को पूछा तक नहीं था, अब उनकी खातिरदारियों में लगी थी। शाहजीन किचन के कामों में बुरी तरह मसरूफ़ थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नौशेरवां हैरान था। ओह, आप कब आए? लड़की, मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ, तुम्हें इतनी मसरूफ़ हो के। उसने मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा चलो उठो, वो लड़के वाले आ गए हैं, तुम फ़ौरन जाकर इंसानों वाले हुलिये में आओ। वो हुक्मिया अंदाज में बोला। मगर ये काम भी हो जाएंगे, चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मी और भाभी से मिलवाता हूँ। हरी अप। नौशेरवा ने उसको किचन से बाहर निकाला। फिरोजी सादा सा रेशमी सूट उसके वजूद पे सज सा गया था। धुला धुलाया सादा सा चेहरा निखरा निखरा लग रहा था। बालों की ढीली ढाली चुटियाँ बनाई हुई थी। फंक्शन अपने अरूज पर था। हुमा और आसमा खूब भड़कीले लिबास और डार्क मेकअप में थी। आओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ। नौशेरवा उसका हाथ थाम कर उससे चल पड़ा जहाँ उसकी अम्मी और भाभी बैठी थी। सब लोग देख रहे थे और शाहजीन पसीने पसीने हुए जा रही थी। इस तरह नौशेरवा का सबके सामने उसका हाथ पकड़ना उसके लिए किसी क़यामत से कम न था। मगर नौशेरवा को लोगों की परवाह न थी। शाहजीन मेरी अम्मी और भाभी, और ये शाहजीन है मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त, वो तारुफ करवा रहा था। नौशेरवा की अम्मी कुछ मगरूर सी लगी। भाभी बड़ी शौक नज़रों से कभी शाहजीन को देखती तो कभी अपने देवर पर नज़र डालती। जाने देवर भाभी में आंखों आंखों में क्या इशारे हो रहे थे। नौशेरवा के लबों पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट रक्सा थी। शाहजीन उनसे मिलने के बाद बरामदे में खड़ी थी जब एक झटके से उसे खींचा गया। एक लम्हे को वो कुछ भी न समझ पाई। उसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ खींचता चला गया था। क्या लगता है वो तुम्हारा? जमात ने उसे एक झटके से बेड पर पटका था। वो हरासा सी उसे देखने लगी। अब बोलती क्यों बंद हो गई? जमात भाई, मैं तो जब मैंने मना किया है फिर तुम भाग भाग कर उसके पीछे क्यों जाती हो? वो गड़राया। आपको गलत फहमी। शट अप। उसका हाथ उठा और शाहजीन के गाल पर निशान जब्त कर गया। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दोबारा तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया से मुँह छुपाती फिरोगी। उसकी कलाई मरोड़ी तो ढेर सारी कांच की चूड़ियाँ टूटकर फर्श पर गिर गईं। शाहजैन ने हरासा होकर अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गई। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, बाहर दूल्हा वाले बारात लेकर आ गए हैं। नौशेरवा अंदर दाखिल हुआ तो शाहजीन ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वो सारा दिन उससे दूर दूर रही थी। लाशूरी तौर पर वो जमात से खौफ महसूस कर रही थी। कल से आज तक वो मुसलसल जमात की घूरती हुई निगाहों की जद में थी। सोच क्या रही हो? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। और इसे मजबूरन तैयार होना पड़ा। राना आपी की रुखसती के वक्त उसकी आंखें भी भर आई थी। शाहजीन, नौशेरवा के पुकारने पर वो चौंकी। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जी, वो घबरा गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? वो गहरी नज़रों से उसका चेहरा झांचने लगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मगर वो बस मुझे जवाब मिल गया है। अगर मगर रहने दो। वो मुतमिन हो गया। शाहजीन धीरे से मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। वलीमे की तकरीब से वापसी पर रस्म के मुताबिक राना आपी और वसीम भाई साथ आए थे। मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय का बना कर दो मुझे। जमात के कहने पर वो बादिलना खास्ता चाय बनाने लगी। एक के लिए बनाई तो सब कोई बना कर देना पड़ी। इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और तुम चाय ला रही हो अब? वो जमात भाई, चाय यहाँ रखो और दरवाज़ा बंद कर दो। जी? उसने चौंक कर देखा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो फिनकारा। मैं जाती हूँ। कपकपाते हाथों से चाय रख कर आगे बढ़ने लगी तो कलाई उसकी गिरफ्त में आ गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज ना आई? वो मैंने कहा था ना उससे बातचीत मत करना। बोलो। उसकी आंखें खून शाम लग रही थी। मैं तो वो बाकायदा कांपने लगी। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद करोगी। उसने धार से दरवाज़ा बंद किया। जमात का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर के बाकी अफराद नीचे ड्राइंग रूम में थे। प्लीज़ प्लीज़ जमात भाई, मुझे जाने दे। वो गिड़गिड़ाई। माफ़ी तलाफ़ी का वक्त गुजर गया। मैंने तुम्हें पहले ही तनबीह की थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं वो रोते रोते चिल्लाई। जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। किस लंबे चौड़े मजबूत मर्द को धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई। भागने के दौरान दुपट्टा वहीं गिर गया। भागते हुए वो सामने कॉरिडोर से गुजरते मेहरान से टकराई। क्या हुआ? क्या आफत आ गई है? वो क्या मुसीबत है? बात क्या है? वो चिल्लाया। वो जमात भाई मुझे। वो सिर्फ इतना कहकर मेहरान के शाने से लगकर सिसकने लगी। मेहरान की पेशानी पे बल पड़ गए। उसकी इतनी जरूरत? तुम फिक्र न करो, मैं उससे पूछता हूँ। मेहरान उसे तपकने लगा। हाय अल्लाह! अम्मी, ताईजान, अब्बू, आपी। आसमा के चिल्लाने पर वो चौंकी। आन की आन में सारा घर इकट्ठा हो गया। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन्हें। आसमा ने कहा। क्या बकवास कर रही हो आसमा? मेहरान चिल्लाया था। शाहजीन एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मसलूम होते हुए भी मुजरिम लग रही थी। अम्मी, 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 ये झूठ कह रही है। मैं तो बस हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब और क्या बाकी रह गया? ताई साबरा ने इसकी बात काटी। और तू घुन्नी कलमुही डाइन बगैरत। शाहजीन को बुरी तरह पीटा जाने लगा। नौशेरवा और उसकी अम्मी और भाभी ने भी ये तमाशा देखा था। ताई
ताई जान, चची प्लीज़ मेरी बात तो सुने, हमने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने। वो बुरी तरह रो रही थी। उसने रोते रोते खामोश करे नौशेरवा की तरफ नज़र की तो वो नज़रें चुराने लगा। नौशेरवा की अम्मी और भाभी वापस मुड़ चुकी थी और नौशेरवा को भी साथ चलने का इशारा कर चुकी थी। नौशेरवा भी वापस मुड़ गया, गोया बदगुमानी का पौधा उग चुका था। शाहज़ीन को अगर कोई अच्छी उम्मीद थी तो सिर्फ नौशेरवा से थी, मगर अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसने मज़ाहमत तर्क कर दी और चुपचाप पिटने लगी। बहुत हो गया अम्मी, बस करेंगे तमाशा, क्यों एक बेकसूर लड़की पे जुल्म ढा रही हैं। मेहरान ने आगे बढ़कर शाहज़ीन को उनके शिकंजे से निकाला। वो मेहरान के पीछे छुपकर खड़ी होगी। और चची, आप पहले अपने बेटे को संभालिए। वो सफ़िया बेगम से मुखातिब हुआ। क्या मतलब? वह तिनक कर बोली। मतलब शाजी से पूछें। बोलो शाजी, बताओ क्या हुआ था। वो जमात भाई मुझे। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। अम्मी अम्मी ये बकवास करती है, इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। जमात भड़क उठा। असल बात यह है कि ये दोनों, उफ, अब मैं कैसे बताऊँ। मैंने मना किया तो उल्टा मेरे साथ इल्ज़ाम थोप दिया। जमात कमीने जलील बहतान लगाता है। मेहरान और जमात गुत्थम गुत्था हो गए। उन्हें छुड़वाना मुश्किल हो गया। इतने में ताया अबू चचा आ गए। उन्होंने दोनों को छुड़वाया। हालात और वाक़यात मेहरान के खिलाफ थे। वो गुस्से में भगता चकता बाहर निकल गया। जमात को आसमा और हमाद ने ज़बरदस्ती कमरे में भेजा। राना आपी और वसीम भाई वापस चले गए। नौशेरवा की भाभी और वालदा ने भी वापसी का कसद कर लिया। साबरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। शाहज़ीन को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। शाहज़ीन ने तमाम रात रोते हुए गुजारी। उसे अफसोस अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने का नहीं था, बल्कि उसे नौशेरवा की नारसाई का दुख रुला रहा था। उसे नौशेरवा से इस रवैये की उम्मीद न थी। उसकी नज़रों में शाहज़ीन ने अपने लिए बदगुमानी और हिकारत देखी थी। सुबह होते ही नौशेरवा और उसके घर वाले चले गए। ताया और चचा ने तो शाहज़ीन से बात करना भी गवारा न किया। ताई साबरा उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेहरान घर छोड़ कर चला गया था। चची और ताई सबके जाने के बाद उसके पास आई और बिना कुछ पूछे उसे पीटना शुरू कर दिया। वो बेहिस से हरकत बैठी चुपचाप मार खाती रही। जब वो दोनों मारते मारते थक गई तो खुद ही रुक गई। शाहज़ीन का सुकून और इत्मीनान उनके गुस्से को मज़ीद हवा दे रहा था। अब बोलती क्यों नहीं, बेगैरत, बेहिया, आवारा, हराफा कहीं की। तेरी वजह से मेरा बेटा घर छोड़ कर चला गया। बदकिरदार माँ की। बस करें, बहुत हो गया। मुझे जो मर्ज़ी कह लें, मगर मेरी माँ का नाम मत लें। वह एकदम बोल उठी। क्यों ना लूँ नाम? एक नहीं 100 बार कहूँगी कि तेरी माँ भी बदकिरदार थी और तू भी वैसी ही है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ख़बरदार किसी ने मेरी माँ का नाम लिया। उसमें जाने इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई थी। साबरा और सफ़िया उसकी इस हिम्मत पर बेहद हैरान थी। उफ तक न करने वाली आज इनके मुकाबिल खड़ी हो गई थी। ए ज़ुबान तो देखो कैसी कतर कतर चलती है। मैं तो कहती हूँ इसके ताया और चचा से कहकर इसको कहीं चलता करो। सफ़िया बेगम ने कहा और वो दोनों कमरा बंद करके चली गई। वो 2 दिन से कमरे में बंद थी। किसी ने उससे खाने तक का न पूछना गवारा नहीं किया था। तीसरे दिन हुमा उसको खाना देने आई। ये खा लो, और हाँ आज रात को तुम्हारा निकाह है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई। निकाह? मेरा निकाह? मगर किससे? मेहरान भाई? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। मेरे अल्लाह, मुझ पर रहम कर। वो सोचो कि गिरदाव में फंसी थी। 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से नकाहत हो रही थी। मजबूरन खाना जहर मार करना पड़ा। ये पहन लो। चची ने आसमा का पुराना मगर कदरे बेहतर सूट उसको दिया। प्लीज़ मुझ पर यह जुल्म ना करे। मेहरान भाई बेकसूर है। निकाह से कुछ देर पहले वो रोने लगी। चुप करके बैठी रहो, तुम्हारी शादी फ़हीम से हो रही है। क्या? मगर वो उससे आगे कुछ ना बोल सकी। अचानक फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया। ताई साबरा घबरा गई। हुमा ने पर्दा खिसका कर बाहर देखा तो उसकी चीख निकल गई। 4 नकाबपोश लॉन में मौजूद मर्दों को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ धकेल रहे थे। अम्मी, ये तो डाकू हैं। वो चिल्लाई। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती वो चारों अंदर घुस आए। सबकी चीखें निकल गई। खामोश। इनमें से एक धारा, घर तो अच्छा खासा है, मुझे तो भूख लगी है। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। तू तो वैसे ही नदीदा है। एक ने उसके शाने पे दब रसीद की। सब घर वाले हैरत से आंखें फाड़े उन्हें गुफ्तगू करते देख रहे थे। वो अपनी नौयत के मुख्तलिफ डाकू थे। सुनो लड़की, जाकर हमारे लिए काफ़ी बनाओ, ब्लैक स्ट्रॉन्ग विद क्रीम डिप। उसने एक ने हुमा की तरफ इशारा करके कहा। मैं जी मलका आलिया, आपसे ही कहा है, मगर मुझे तो कॉफ़ी बनाना नहीं आती। व्हाट? तुम कैसी औरत हो, तुम्हें कॉफ़ी बनाना नहीं आती? ओफो, बहस छोड़ो। तुम में से जिसको भी कॉफ़ी बनाना आती है जाकर बनाए। दूसरे ने उकता कर कहा और पैर पसाकर सोफे पर बैठ गया। शाहज़ीन खामोशी से उठकर किचन की तरफ भड़ गई। डाकुओं का एक साथी उसके पीछे पीछे किचन में चलाया। शाहज़ीन काफ़ी बना रही थी जबकि वो उसके सर पर खड़ा था। उसका हाथ बार बार लरसने लगता था। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? जी, तुम जैसी जी करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं मुझे। वो फ्रिज खोल कर देखने लगा। ओह, कॉफ़ी के साथ खूब मज़ा देगा, इसके पीसीस करके साथ रख दो। वो उससे यूँ मुखातिब था जैसे बरसों की शनासाई हो। शाहज़ीन ने केक थाम लिया। वो हैरत सजा सी खड़ी थी। अपने अंदाज और लबो लहजे से वो बिल्कुल डाकू नहीं लगता था। तुम कहाँ जा रही हो? हुमा को अंदर की तरफ बढ़ता देखकर एक साथी चिल्लाया। वो मैं बाथरूम।
ठीक है जाओ, और सुनो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इन सबको भून कर रख दूंगा। हुमा ने अंदर जाकर झट झपट कर कार्डलेस उठाया और बाथरूम में घुस गई। पुलिस स्टेशन का नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं, अब क्या करूं? वह बेचैनी से इधर उधर चकराने लगी। फिर एक ख्याल आने पर साथ वालों का नंबर डायल किया। हेलो हेलो, मैं आपके बराबर वाले घर से बोल रही हूँ। वो हमारे घर में डाकू आ गए हैं जी, प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन कर दिए जी, बड़ी मेहरबानी। उसने लाइन डिस्कनेक्ट करके सुख का सांस लिया। लो भाई, काफ़ी के साथ काफ़ी केक का मजा लो। उसने ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी। यार फटाफट काम पूरा करो, वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में बेचारों का दम घुट रहा होगा। एक डाकू मुस्कुराया। अभी वो खा पी कर फारिग हुए ही थे कि पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ आने लगी। लगता है पुलिस आ गई है। वो घबरा गई। ये लड़की, इसी ने बुलाया है पुलिस को। एक राग कर हुमा की तरफ लपका। वो चीख मार के पीछे हटी। दफा करो उसे, यहाँ से निकलने का तरीका सोचो। इनमें से एक ने खिड़की से बाहर झांका। हम बआसानी यहाँ से निकल जाएंगे। वो कैसे? ऐसे। उसने आगे बढ़कर करीब ही खड़ी शाहजीन को दबोच लिया। शाहजीन की चीख निकल गई। वो चारों शाहजीन को लेकर बाहर की तरफ बढ़े। आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। शाहजीन को यरगमाल बनाकर वो बआसानी पुलिस के दरमियान से गुजरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर तक पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा किया था। ट्रैफिक के रश का फ़ायदा उठाते हुए वो बहुत जल्द पुलिस की नज़रों से उलझल हो गए थे। शुक्र है बच गए, राहिल ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए कहा। पहला ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ है। दाइब ने बालों में हाथ चलाया। इस लड़की का क्या करें? अचानक राहिल की नज़र दाइब और उस्मान के दरमियान बैठी हुई लड़की पर पड़ी। ये तो लगता है बेहोश हो गई है। दाइब ने उसके ढलके सर को अपने हाथों से उठाया। तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस लड़की को साथ लाने की? शाहजार दाइब की तरफ मतवज्जा था। माशाल्लाह, मसूफ फरमा रहे हैं। ज़रूरत क्या थी? अबे उल्लू, इसी की वजह से तो आज पुलिस के चुंगल से बचकर आए हैं। तो और क्या, अगर दाइब की समझदारी वक्त पर काम न करती तो आज हम चारों जेल में बैठे पुलिस के छित्तर से मार खा रहे होते जिस पे लिखा होता है जाने की था गुजारी यही रात वे। उस्मान ने बात मजाक में उड़ाई। ये अच्छा नहीं हुआ। राहिल ने तासुब से सर हिलाया। ऐसा करते हैं, इसे वापस इसके घर छोड़ आते हैं। उस्मान ने मशवरा दिया। क्यों नहीं, मगर वहाँ हमारे इस्तकबाल को अभी तक पुलिस खड़ी होगी। दाइब ने तन से कहा। फिर ऐसा करते हैं, इसे यहीं सड़क पर छोड़ देते हैं। हमारे सर से तो बला टले। ये तो जुल्म है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। शाहजार ने कहा। फिर क्या करें, इसको साथ लिए लिए कहाँ फिरेंगे? राहिल ने पूछा। आज रात तो दाइब के फ्लैट पर गुजारते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। उस्मान ने मशवरा दिया जिससे सबके दिल को लगा। थोड़ी ही देर में वो दाइब के फ्लैट पर थी। इस लड़की को तो होश में लाओ। दाइब के कहने पर शाहजार ने पानी के चिंटे उसके मुंह पर मारे। पापा, उसने गराह कर धीरे से आंखें खोली। अपने ऊपर चार लड़कों को झुका देखकर उसने फलक शगाफ चीख मारी। वो चारों उछल कर पीछे हटे। नॉनसेंस, शाहजार ने मुंह बनाया। शाहजीन ने हरासा होकर अपने इर्द गिर्द निगाह दुराई। वो इस वक्त सोफे पर बैठी थी। वॉल टू वॉल कारपेटेड कमरा था। ब्राउन बेड, सोफे पर्दे और ब्राउन ही कालीन था। बेड की साइड टेबल पर टेबल लैंप रखा था। दूसरी तरफ टेलीफोन सेट और एक डायरी पड़ी थी। सामने दीवार पर मुख्तलिफ पोस्टर्स लगे थे। वार्डरोब खुली थी जिसमें धुंसे हुए कपड़े झांक रहे थे। सोफे के सामने पड़ी मेज़ के नीचे मैगजीन्स और ड्राई फ्रूट्स के छिलकों का ढेर पड़ा था। बेड के नीचे से जूते और उनमें ठुसे हुए मोजे झांक रहे थे। उसने एक ही नज़र में कमरे का जायजा ले लिया। मैं कहाँ हूँ? उसकी मरी मरी सी आवाज़ निकली। नर्क में, उस्मान ने फ़ौरन जवाब दिया और ख़ुद लेट गया। जवाबन दाइब ने फ़ोन के करीब रखी डायरी उसे दे मारी। वो बिलबिलाकर उठा। क्या मुसीबत है? सोने भी दोगे कि नहीं? वो चिल्लाया। जवाबन राहिल और दाइब अच्छे बच्चे बनकर लेट गए। शाहजार के गुस्से से वो तीनों डरते थे। अचानक उस्मान की चीखों की आवाज़ पर वो तीनों दौड़कर किचन की तरफ गए। क्या हुआ? वो वहाँ फ्रिज के नीचे इतना मोटा चूहा। धत तेरे की कमीना। राहिल ने सर झटका। तेरे अंदर तो मुझे किसी मरे हुए चूहे की रूह लगती है, मनहूस डरपोक। दाइब ने उसे बुरी तरह लताड़ा। शाहजार बिना कुछ कहे सर झटक कर वापस मुड़ गया। शाहजीन सर घुटनों में दिए सिसक रही थी। क्या मुसीबत है? क्यों रो रही हो? वो बिगड़ कर बोला। शाहजीन ने रोते रोते सर उठाया। आंसुओं से मुतवर्रम चेहरा और सुर्ख होती नाक। वो बेहद हसीन लग रही थी। शाहजार बेड पर जाकर बैठ गया। शाहजीन बदस्तूर रोती रही। अब अगर आवाज़ निकाली तो गला दबा दूंगा। वो धारा शाहजीन सहम गई। दाइब, राहिल और उस्मान आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। यार लाइट ऑफ कर दे, शायद शदीद नींद आ रही है। दाइब नींद का बहुत कच्चा था। राहिल लाइट ऑफ करते करते रुक गया। इसका क्या करें? शाहजीन की तरफ इशारा किया। वाकई ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दाइब ने कहा। साथ वाला कमरा भी तो है। सुनो लड़की, तुम वहाँ जाकर सो जाओ। शाहजार ने बेजारी से उसे मुखातिब किया। वो टस से मस्ता हुई। फॉर गॉड सेक यार, कितनी दफ़ा कहा है इंडियन मूवीज़ कम देखा करो। दाइब ने उसे लुतारा। सॉरी, अब मैं स्टूपिड सी पाकिस्तानी मूवीज़ तो देखने से रहा। उस्मान ने मुंह बनाया। एक तरफ तो इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हो और दूसरी तरफ उन्हीं की फिल्में देखते हो।
ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ دو من کی دھوبن جیسی ہیروئن کو کھیتوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھ سکوں، یعنی تھوڑے پاگل تو ہو۔ اوفو، تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ راہیل نے اکتا کر کہا۔ ایسا کرتے ہیں، اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، اب تک تو پولیس جا چکی ہوگی۔ عثمان نے مشورہ دیا۔ یعنی اتنی دور دوبارہ؟ نو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شہزار بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر صبح کچھ طے کریں گے، اب تو نیند آ رہی ہے، دائب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شاہزین ہونکوں کی طرح ان کے منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے دہائی دی۔ کمینے، ابھی تو کافی اور کیک ٹھونس کر آیا ہے۔ راہیل نے اس کی پیٹھ پر دھپ رسید کی۔ تو کیوں مر رہا ہے؟ تیرے باپ کا تو نہیں کھا رہا؟ عثمان نے پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کا بھی نہیں کھا رہا، راہیل نے دو بدو جواب دیا۔ جس کو بھی بھوک لگی ہے خود ہی کچن میں جا کر کھا لے۔ دائب بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ شہزار اس کے برابر لیٹا تھا۔ عثمان کچن کی طرف چلا گیا۔ راہیل نے دائب کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر قالین پر رکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ گرجا ایزی یار، وہ بیچاری خوفزدہ ہے اور تم اپنے خون خوار انداز سے اسے مزید ڈرا رہے ہو، عثمان نے کہا اور پھر شاہزین کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، ادھر میرے ساتھ آؤ۔ وہ پھر بھی وہاں سے نہ ہلے۔ اوفو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چلو آؤ۔ مگر وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ساری رات اسی طرح بیٹھی رہو، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے خفا ہو کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ شہزار اور دائب بیڈ پر لیٹ گئے۔ راہیل اور عثمان نیچے قالین پر سو گئے۔ اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئی تو کمرے کا ماحول واضح ہوا۔ شاہزین صوفے کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی۔ وہ چاروں تھوڑی ہی دیر میں غافل ہو گئے تھے۔ شاہزین کچھ دیر سر گھٹنوں میں دیے سکتی رہی، پھر ذرا آنسو تھمے تو دھیان گھر کی طرف چلا گیا۔ اوفو، آج تو میرا نکاح تھا، اسے گویا یاد آیا۔ وہاں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ایک دم خیال آیا، پریشان اور تمہارے لیے؟ ہاں ہاں شہزین بی بی، وہ تو جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اندر کوئی ہنسا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھتی وہ ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ایک انجانا سا خوف اس کی نیند پہ حاوی ہو گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اس کا اپنا کوئی چکر ہوگا، جبھی تو نکاح کے روز ہی اس کا عاشق اسے لے گیا۔ تائی صابرہ کی سوچ بس یہیں تک کام کرتی تھی تو اور کیا۔ لو بتاؤ بھلا، ڈاکو کیسے ہوتے ہیں؟ نہ کچھ لیا نہ اٹھایا، بس لڑکی کو لے کر چلتے بنے۔ میں تو ہاشمی صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے کچہریوں کے چکر کاٹنے کی۔ صفیہ چچی نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا کمبخت سے جان چھوٹ گئی، بس میرا مہران گھر واپس آ جائے۔ صابرہ بیگم نے ایک سر داہ بھری۔ نوشیروہ اس دن کے بعد سے واپس ہی نہیں آیا۔ بچہ بیچارہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس گھر کی لڑکیاں، ارے وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ بدبخت ہمارے گھر میں ملازمہ جیسی تھی، بھلا اس کا اور ہماری معصوم بچیوں کا کیا مقابلہ۔ امی مہران بھائی آ گئے۔ عمران دوڑتا ہوا آیا۔ کیا میرا بچہ آ گیا؟ میرا لال، میرا چاند۔ تائی صابرہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ سامنے ہی مہران چلا رہا تھا۔ وہ پورے 4 دن بعد گھر آیا تھا، تھکا تھکا سا، کمزور سا۔ میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا، کہاں چلا گیا تھا ماں کو چھوڑ کے؟ وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ کو جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا؟ نہ میرے بچے، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے، بس اب کبھی نہ جانا، کہیں نہ جانا۔ کیسے ہو مہران؟ زمات کمینگی سے مسکراتا اس کے سامنے آ گیا۔ امی اس سے کہہ دیں میرے منہ نہ لگا کرے۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زمات سیٹی پر انگلش گانے کی دھن بجاتا باہر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دائب کچھ دیر یوں ہی کثر مندی سے بستر میں لیٹا رہا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ابے اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ اس نے شہزار کے سر کے نیچے سے تکیہ اور راہیل کے اوپر سے کمبل کھینچا، مگر وہ دونوں ڈھیٹ دوبارہ سو گئے۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر سوئی ہوئی شاہزین پر پڑی۔ شاید ساری رات روتی رہی تھی، گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی اور سوتے ہوئے بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے نقوش جانچنے لگا۔ ایک نادیدہ احساس کے تحت شاہزین کی آنکھ کھل گئی۔ اس پر جھکا دائب ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سنو، دائب کی آواز پر وہ پلٹی اور کچھ خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ جو بھی ہوا ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم کوئی عادی چور نہیں یا ڈاکو نہیں ہے۔ بس وہ کس سے باتیں کر رہا ہے صبح؟ شہزار ادھر ہی چلایا۔ شاہزین کو دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ سنو، تم فکر مند نہ ہو، ہم ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑائیں گے۔ شہزار نے گویا تسلی دی۔ میرا گھر؟ ہاں تمہارا گھر، مگر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کا انداز کھویا سا تھا۔ میرا خیال ہے صدمے سے بیچاری کا دماغ چل گیا ہے۔ شہزار نے مذاق میں بات اٹھائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ سسکنے لگی۔ دائب و شہزار نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو تم رو نہیں، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیں گے، دائب نے کہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو درست ہے، وہاں نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے مار ڈالیں۔
जिंदा दरगो कर दे, मगर अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मगर क्यों? वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। उसने रोते रोते सर झुका लिया। आई सी। शाहजार की कुशादा पेशानी पर शिकने पड़ गए। दाइबी पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। मगर वो तुम्हें क्यों कबूल नहीं करेंगे? तुम उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी। यार ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। इसको समझने के लिए पेट भरा होना ज़रूरी है। खाली पेट इतनी बहस करना मेरे बस का काम नहीं। मैं शावर ले लूँ? तुम जब तक नाश्ते का इंतज़ाम करो और इन मर्दूदों को भी जगा दो। शाहजार हदायत देता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दाई बंदर जाकर राहिल और उस्मान को जगाने लगा। शाहजीन लाउंज में ही गुमसुम बैठी थी। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊँ? ताई साबरा और चची सफ़िया तो मुझे अपने घर में कदम भी न रखने देंगी। ताया और चचा से क्या उम्मीद रखूं? वो तो खुद अपनी बीवियों के इशारों पर नाचते हैं। ज़िंदगी तो मुझ पर पहले ही बहुत तंग थी, अब जी कर क्या करूँगी? जमात हाशमी, तुम ज़िंदगी भर खुशी के लिए तरसोगे। खुदा इंसाफ करने वाला है। उसने हथेली के पुर से आंसू साफ किए। नाश्ता बन गया। शाहजार तौलिए से बाल रगड़ता निकला। नवाब की औलाद पूछा से रहा है जैसे जहाँ इसकी बीवी इसके नखरे उठाने को बैठी है। राहिल ने जड़कर कहा और आमलेट बनाने लगा। अबे ओ मरे हुए चूहों की रूह, चाय बना रहा है या अपने पाए ला रहा है? दाइब उस्मान से मुखातिब हुआ जो काफ़ी देर से चाय बनाने की कोशिश में लगा था। बकवास बंद करो। एक तो तुम कमीनों के लिए चाय बना रहा हो, ऊपर से फिक्रबाजी कर रहे हो। इस राजकुमार को कोई कुछ नहीं कहता जो सुबह से मज़े से शाही गुसल खाने में घुसा था। हाँ भाई, नाश्ता रेडी है। शाहजार निखरा निखरा डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। महाराज सब कुछ तैयार है, सिर्फ खाने की देर है। उस्मान ने तंज किया। शाहजार मुस्कुराने लगा। महाराज नाश्ता कर ले तो सारे बर्तन धो दीजिएगा। दाइब ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा। अब मैं बर्तन धोता क्या अच्छा लगूंगा? वैसे भी खुदा ने मुझे इन कामों के लिए थोड़ी पैदा किया है। अबे ओ हॉलीवुड के गेट के बाहर बैठने वाले हीरो, होश में आ जा। हमें भी खुदा ने तेरी खिदमतें करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। राहिल ने कहा। अच्छा यार, अब चाय तो दे दे। शाहजार उस्मान से मुखातिब था। उस्मान ने चाय के कप इन तीनों के सामने रखे और अपना कप लेकर किचन काउंटर पर चढ़कर बैठ गया। चाय पीते हुए उसकी नज़र सामने बैठी शाहजीन पर पड़ी। ओए! उस्मान ने राहिल की कुर्सी को ठोकर मारी। राहिल के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। क्या मुसीबत है? तुझे चैन नहीं है? वो बिगड़ा। खुद तो मज़े से ठूंस रहे हो, इस बेचारी को तो नाश्ते का पूछा तक नहीं। उस्मान के कहने पर इन तीनों ने बेख्तियार शाहजीन की तरफ देखा। सुनो, ये नाश्ता कर लो। दाइब चाय का कप, 2 स्लाइस और आमलेट लेकर उसके पास गया। मुझे भूख नहीं है। शाहजीन ने सर घुटनों में दे दिया। तुम नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हें छोड़ाएंगे। कहाँ छोड़ाओगे मुझे? वो एकदम चिल्ला उठी। मैंने कहा ना मेरा कोई घर नहीं। उसके चिल्लाने पर वो चारों परेशान हो गए। तो हट दाइब, मैं बात करता हूँ। शाहजार उसकी तरफ आया। तुम्हारे साथ क्या ट्रेजिडी है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? शाहजीन ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ यूँ देखा जैसे कह रही हो अगवा से बड़ी ट्रेजिडी क्या होगी? शाहजार बेख्तियार नजर चुरा गया। तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? आह, ये क्या मामला है कि तुम अपने घर जाने को तैयार नहीं, जबकि हम बखुशी तुम्हें वहाँ छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, गलती हमसे हुई कि अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर छोड़ दे। शाहजार उसकी ज़िद पे भड़क उठा था। शाहजीन की सिसकियाँ एकदम बंद हो गई। शाहजीन बीबी, क्या लगते हैं ये तेरे? तू किस बिट्टे पर इनसे ज़िद कर रही है? तू चुपचाप घर चली जा, बात की बात में देखी जाएगी। तू एक है और ये 4 जवान लड़के, खुदा ना खास्ता। इससे आगे की सोच कर ही उसने झुरझुरी ली थी। करम नवाजी का शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दाइब गाड़ी निकालो, मैं खुद इसे छोड़ कर आऊँगा। शाहजार ने अजराह मजाक कहा। मैं चली जाऊंगी। वो बाहर निकल गई। शाहजार और दाइब उसके पीछे ही बाहर निकले। ठीक है, मगर एक नज़र इस बिल्डिंग से बाहर भी डालो। शहरी आबादी से ये जगह खासी दूर है, यहाँ दूर दूर तक कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी और तुम पैदल चल चल कर मर जाओगी। अच्छा है ना मर जाऊँ? तुम बहुत ही अजियत पसंद हो। शाहजार की बात उसे माजी में ले गई। तुम इतनी खुद अजियती का शिकार क्यों हो? तुम अपने आप को अजियत देकर महज अपना नुकसान कर रही हो। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि तुम्हारा ख्याल है। यह हकीकत है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से तलखियों को कम करना चाहता हूँ। नौशेरवा की बातें याद करके तल्ख सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। माय गॉड, तुम तो मुझे पागल लगती हो। कभी रोने लगती हो तो कभी खुद ब खुद हंसने लगती हो। क्या ख्याल है दाइब, रास्ते में कोई पागल खाना पड़ता है? वो शरारतन दाइब से मुखातिब हुआ। शट अप यार, सुनो, तब हम पर भरोसा करो, हम बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। दाइब के कहने पर वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। शाहजार ड्राइव कर रहा था। दाइब उसके साथ बैठा था। रहील और उस्मान साथ नहीं आए थे। हाशमी विला के गेट से ज़रा दूर गाड़ी रुकी थी। अगर तुम मुझे ज़िंदा दफन कर देते तो कभी मुझे इतना अफसोस ना होता जितना मुझे यहाँ वापस लाने पे हो रहा है। गाड़ी से उतरते हुए उसने कहा। शाहजार और दाइब दूर तक उसे जाता हुआ देखते रहे जब तक कि वो हाशमी विला के गेट से अंदर दाखिल ना हो गई।
تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے پھر آ گئی ہے ہمارے سینوں پہ مونگ دل نے۔ دائی اور چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھی۔ آسماں، ہما، حماد اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں بے غیرت بے حیا؟ چچی نے 2 ہتھر اس کی پیٹھ پر جمائے۔ چچی میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے۔ واہ بی بی واہ، یہ خوب کہی ہے۔ تو سمجھتی ہے یہاں سب بے وقوف بیٹھے ہیں؟ بڑے ہی شریف ڈاکو تھے، جوان جہاں لڑکی کو ایک رات رکھ کر واپس بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا واپس۔ یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اپنے تایا اور چچا کے آنے سے پہلے چلی جا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ وہ فریاد کرنے لگی، مگر وہاں صرف پتھر تھے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، تجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ بری طرح بلکنے لگی۔ نکل جاؤ یہاں سے ڈرامے باز۔ تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا، سر دیوار سے ٹکرا گیا، پیشانی پر ننھا سا گومڑ بن گیا۔ اس کے آہ بکا کا ان پر مطلق اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پاپا، مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ گئے تھے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھیں آج آپ کی لاڈلی، آپ کی شہزادی بالکل بے آسرا ہو کر رہ گئی۔ سڑک کے عین درمیان میں چلتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ دیوانہ وار دوڑنے لگی۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چچرائے اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں بے قصور، مت مارو۔ پاپا، مرنا چاہتی ہوں، مت مارو۔ ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جانے کون سے زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا۔ 3-4 دن بعد وہ قدرے بہتر ہوئی۔ ارد گرد کے ماحول سے اسے اندازہ ہو گیا وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اپنے زندہ بچ جانے پر تقدیر سے شاکی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس سے اسے زبردستی دوائیاں کھلاتی۔ ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی، جانے وہ کون تھی؟ 15 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کون کر رہا ہے، اور یہ ایک بھی جلد کھل گیا جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ عورت جو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھی، اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری لاج پہنچی تھی۔ وہ متذبذب سی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہو گئی۔ موو کلر کی ساڑی میں ملبوس ایک بے حد گریسفل سی خاتون تھی۔ گرے بال جو جوڑے کی صورت میں لپیٹے ہوئے تھے وہ اور ریملیس فریم کا نفیس سا چشمہ انہیں بے حد باوقار بنا رہا تھا۔ شہزادی نے ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے صوفے پر براجمان ہوگی۔ تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوالات ہوں گے، مگر ان کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے۔ تم کون ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ مرنا کیوں چاہتی تھی؟ میں وہ آنسو کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ وہ نم آنکھیں اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ اوکے، تم ابھی ریلیکس کرو، بعد میں باتیں ہوں گی۔ ہاجرہ، بی بی کو چھوٹے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ساری کا پلو سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہزین نے بیگم صاحبہ بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ سنایا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر میں ان کے علاوہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتی پوتا رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی۔ ان کے بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات تھی۔ ان کا پوتا فہد بخاری آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان کی پوتی علیزے IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ شاہزین کے آ جانے سے بیگم صاحبہ کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرنے لگا۔ انہیں وہ ایک دم اپنی سے لگنے لگی تھی۔ شاہزین انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سنایا کرتی، ان کے کھانے کا، کپڑوں اور دواؤں کا خیال رکھتی، اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش کیا کرتی۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر ہی اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت بھی ان کے سر میں تیل کا مزاج کر رہی تھی جب فہد بخاری اندر داخل ہوا۔ ہیلو گرینڈ ماں۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ ہیلو مائی چائلڈ۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ہیلو سویٹی۔ اس نے شاہزین کی طرف مسکراہٹ پاس کی۔ وہ اخلاقاً بھی نہ مسکرا سکی۔ اسے فہد بخاری کا یہ طرز تخاطب کچھ اچھا نہ لگتا تھا، مگر وہ ہر بار اسے ایسے ہی مخاطب کرتا۔ دادو، میں ذرا کچن تک جا رہی ہوں۔ وہ پیروں میں سلیپر ڈالتی باہر آ گئی۔ گرینڈ ماں، اس پر چیک رکھا کرے، کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے، فہد نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا، مگر وہ جا چکی تھی۔ بہت سعادت مند بچی ہے گرینڈ ماں، بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا، یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ شریر۔ بیگم صاحبہ نے اس کو چپت رسید کی۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو یہاں؟ نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں گرینڈ ماں؟ ہاں، اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے۔ آئی ایم سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔
वो मुस्कुराया। शाहजीन दूध का गिलास थामे अंदर दाखिल हुई। ग्रैंड माँ, आपके पास स्वीटी है ना, फिर बहू की क्या ज़रूरत। फहद बुहारी के कहने पर जहाँ शाहजीन ठंड की, वहाँ बेगम साहबा भी एक लम्हे को शर्जर रह गई। ओफो ग्रैंड माँ, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपको तनहा रहने से बोरियत होती थी, मगर अब तो स्वीटी है आपके पास, फिर मुझ गरीब को क्यों फंसवाने का इरादा है। फहद, कभी तो सीरियस हो जाया करो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाद में इस टॉपिक पर बात होगी। वो हाथ हिलाता चला गया। दादू, दूध पी लें। शाहजीन, ये क्या, तुम मुझे रोज़ाना रात को दूध सोने से पहले बच्चों की तरह दूध दे देती हो। आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, चले अब आराम से पी लें। शाहजीन ने दूध का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। कल फहद बुखारी वापस मेलबर्न जा रहा था, इसलिए यार सब लोग डिनर पर इकट्ठे थे। भाई, जब से शाहजीन आई है खाना बहुत अच्छा बनने लगा है। आसफ बुखारी ने तारीफ़ की। क्या बात है स्वीटी, तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें होने लगी हैं। फहद उसकी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराया। वो खामोश रहने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। ए लीज़े, तुम कब आ रही हो सिडनी। फहद अब लीज़े से मुखातिब हुआ। अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, शायद नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम बन जाए। वो चिकन का टुकड़ा फोर्क में फंसाते बोली। फहद, अगली बार आप आएंगे तो शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे। बेगम नाजिया। आसिफ बुहारी ने फहद को मुखातिब किया। माई गॉड, लगता है आजकल सारे घर को मेरी शादी का बुखार चढ़ा हुआ है। अभी चंद दिन पहले ग्रैंड माँ भी मुझसे यही कहा था। हाँ, तो मम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। बेगम नाजिया ने सास की तायद की। एक शर्त पर करूँगा शादी। वो मुस्कुराया। वो क्या। वो ये कि मुझसे पहले लीज़े की शादी होगी। वो तो यूँ समझो कि लीज़े की शादी भी रेडी है। बेगम नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन ममा। अलीज़े के तेवर सख्त थे। राय साहब अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, और भी एक दो प्रपोजल हैं, मगर राय साहब वाला प्रपोजल बेस्ट है। मैं किसी राय बाई के बेटे की से शादी नहीं करूँगी। वो खाना छोड़कर चली गई। सबके अच्छे मूड का सत्यानाश हो गया। सुबह फहद बुहारी की फ़्लाइट थी। सवाए अलीज़े के बाकी सब लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। अलीज़े का मूड रात से ऑफ था। डियर सिस्टर, कभी तक मूड ऑफ है। तुम जाओ फहद, तुम्हें देर हो रही है। भाई, इतनी नाराज़गी। तुम शादी नहीं करना चाहती, नो प्रॉब्लम, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन मूड तो दुरुस्त करो। वो उसे बाजुओं के हल्के में लिए हुए बाहर तक आया। माई स्वीट ब्रदर, टेक केयर। वो मुस्कुराई। थैंक्स। वो बाहर की तरफ बढ़ा। किचन के सामने से गुजरते हुए शाहजीन पर नजर पड़ी। हे स्वीटी, तुम्हें मेरे जाने का इतना गम हो रहा है कि रोने लगी। मैं रो नहीं रही, प्याज काट रही हूँ। प्याज काटने का तो बहाना है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ कि आजकल लोग बहुत खुशफहम हो गए हैं। वो प्याज काट कर एक तरफ रखते हुए बोली और हाथ धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ी। फहद बुहारी ने कहा लगाया। तुम्हें भी बोलना आता है। बदकिस्मती से ज़ुबान है मेरे पास। तुम शायद हर वक्त गुस्से में इसलिए रहती हो कि तुम्हें गुस्से में और ज़्यादा प्रीटी लगती हो। प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। फिर कैसी बातें करूँ। वो उसकी तरफ झुका। बेगम नाजिया ने फहद को पुकारा तो वो बाहर जाते जाते उसकी तरफ पलटा। तुम वाकई पत्थर हो। वह धीरे से मुस्कुराकर बाहर निकल गया। मैं खुशफहमियों की दुनिया से निकल आई हूँ। फहद बुखारी। वो महज सोच कर रह गई। शाहजीन को बुखारी लाश में रहते हुए 6 माह होने वाले थे, मगर आज तक घर के किसी फर्द ने उसे गैर नहीं समझा। घर के मुलाजिम भी उसकी इज्जत करते थे। आजकल घर में शदीद टेंशन चल रही थी। वजह अलीज़े की शादी ना करने की जिद थी, जबकि आसिफ बुहारी और नाजिया बेगम जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहते थे, लाख पर एडवांस और मौत से ही। मगर हर माँ बाप की तरह वो बेटी के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते थे। अलीज़े बेटा, मुझे बताओ, तुम आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। बेगम साहबा ने उससे पूछा। वो ग्रैंड माँ, एक्चुअली मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अलीज़े के कहने पर एक लम्हे को बेगम साहबा को चुप लग गई। कौन है वो, कैसा है, क्या करता है, ख़ानदान कैसा है। ग्रैंड माँ, बहुत अच्छा है वो एकदम जज्बाती हो गई। करता क्या है वो। एक्चुअली ग्रैंड माँ, वो डैड के ऑफिस में काम करता है। व्हाट, होश में हो। बेगम साहबा एकदम हथे से उखड़ गई। अपने बाप के मुलाजिम से शादी करके हमारी नाक कटवाना चाहती हो। ग्रैंड माँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं, मगर हमें फ़र्क पड़ता है। हम कैसे एक 2 टके के मुलाजिम से ब्याह दे तुम्हें। ग्रैंड माँ, अब एक बार उससे मिलकर तो देखें। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से क्या फ़ायदा। ठीक है, मगर आप मामा और डैड को बता दीजिएगा कि मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ जमात से, वरना किसी से नहीं। वो तनफन करती चली गई, जबकि बेगम साहबा गहरी सोच में गुम हो गई। उन्होंने आसफ बुहारी या बेगम नाजिया को भी कुछ बताना मुनासिब ना समझा। वो खुद ये मसला हल करना चाहती थी। उन्होंने अलीज़े से कहा कि वो जमात को घर बुलाए। शाहजीन किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज अलीज़े के किसी मेहमान को आना था। किचन की खिड़की बाहर लॉन में खुलती थी। वह सब कुछ तैयार कर चुकी थी। अलीज़े की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसके साथ जो शख्स गाड़ी से उतरा, उसे देखते ही शाहजीन के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची।
शाहजीन ने दोबारा देखा कि शायद देखने में गलती हुई हो, मगर वो 100% जमात हाशमी था, उसका सगा चचाजाद। अलीज़े और जमात हंसते मुस्कुराते अंदर की तरफ भड़के थे। शाहजीन के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। 6 माह पहले के जख्म फिर से हरे हो गए। उसने हाजरा मुलाजमा को मुनासिब हदायत दी और ख़ुद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह को ही कमरे से निकली थी। नाश्ते के बाद वो बेगम साहिबा को अखबार पढ़कर सुनाने के लिए उनके कमरे की तरफ गई। शाहजीन, रात तुम कुछ जल्दी सोने चली गई थी, तबीयत तो ठीक थी? जी दादो, बस वो ज़रा सर में दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, दवा ली फिर? जी ले ली थी। वो ने अखबार पढ़कर सुनाने लगी। अच्छा अब बस करो, रोज़ एक ही तरह की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, उसामा, फ़लस्तीन, कश्मीर, इसराइल, उफ तौबा, एक ही तरह की खबरें पढ़ पढ़ कर उकताहट सी होने लगी है। बेगम साहिबा ने आलमी हालात पर तबसरा किया। शाहजीन खिलाफ मामूल जवाब में कुछ न बोली, वरना वो बेगम साहिबा के साथ मुल्की और गैर मुल्की हालात पर बेलाग तबसरा किया करती। दादो, रात को खाना ठीक बना था, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली और ऐसे ही दवाओं की तरतीब दुरुस्त करने लगी। खाना तो अच्छा बना था, जमात तारीफ़ कर रहा था। कौन जमात? अलीज़े का मेहमान। वो कुछ चुप चुप सी थी। दादो, वो क्यों आया था? उसके गैर मुतवक्का सवाल पर बेगम साहिबा ने चौंक कर देखा। आज तक उसने किसी की आमद की वजह दरियाफ्त नहीं की थी। उन्हें किसी गैर मामूली पहन का एहसास हुआ। शाहजीन, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने उसे अपने करीब बुलाया। दादो, वो मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वो सर झुकाए अपने होंठ काटने लगी। दरअसल अलीज़े उससे शादी करना चाहती है। क्या? नहीं दादो, आप ऐसा मत होने दीजिएगा। वो एकदम घबरा कर बोली। मगर क्यों? दादो, वो शाहजीन बेख्तियार उनके घुटनों पर सर रख कर सिसकने लगी। बेगम साहिबा उसे देर तक थपकती रही। जब दिल का गुबार धुल गया तो उठ कर बैठ गई। अब मुझे बताओ, असल बात क्या है? क्या तुम जमात को जानती हो? जी दादो, ये वही जमात है, मेरा सगा चचाजाद। वही जमात हाशमी जिसने मुझे रुसवा करके रख दिया। मुझ पर कीचड़ उछाला। दादो, वो हरगिज़ अच्छा आदमी नहीं है। प्लीज़ दादो, आप अलीज़े को बचा लें। आप उसे और उसकी माँ को नहीं जानती। वो बहुत जालिम और लालची लोग हैं। बेगम साहिबा पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगी। मुझे भी उससे मिलकर तसल्ली नहीं हो रही थी। हालांकि बज़ाहिर तो खासा हैंडसम लड़का है, मगर खैर अच्छा हुआ तुमने उसकी असलियत बता दी। थैंक यू माई चाइल्ड। बेगम साहिबा ने उसे सीने से लगा लिया। 2 दिन बाद अलीज़े ने जमात को चाय पर घर बुलवाया था। वो दोनों लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि बेगम साहिबा वहाँ चली आई। उन्हें देखकर जमात अदब से खड़ा हुआ। शाहजीन किचन की खिड़की से उन्हें देख रही थी। सुनो लड़के, आज के बाद इस घर में कदम रखने की कोशिश न करना। वो बिला तमहीद गोया हुए। जी जी। वो सटपटाया। हम तुम्हें तंबीह कर रहे हैं, अगर फिर भी तुम पास ना आए तो मजबूरन तुम्हें जॉब से फारिग करना पड़ेगा। ग्रैंड माँ प्लीज़, तुम चुप रहो अलीज़े, और तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। आज के बाद इधर का रुख ना करना। ग्रैंड माँ, ये मेरे मेहमान हैं। अलीज़े चिल्लाई। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? आज के बाद अलीज़े से मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बेगम साहिबा अलीज़े को नज़रअंदाज करके ज़बान से मुखातिब थी। अपनी इस इंसल्ट पर वो झलता बुनता बाहर निकल गया। ग्रैंड माँ, आपने अच्छा नहीं किया। अलीज़े चिल्लाने लगी। गमो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। यू शट अप अलीज़े, हमने जो किया ठीक किया। नहीं, आपने ठीक नहीं किया। मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मैं इस घर को आग लगा दूँगी। अलीज़े। बेगम साहिबा का हाथ उठ गया था, जिससे वो और ज़्यादा चिल्लाने लगी। आसिफ बुहारी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो बेगम साहिबा ने उन्हें हाथ के इशारे से बुलाया। ये अलीज़े को क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? उन्होंने रोती बिलखती अलीज़े को संभाला। डैड, मम, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। अगर किसी ने मेरी खुशियों की राह में हायल होने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। होश में आओ अलीज़े। मम्मी, से क्या हुआ है? आसिफ बुहारी बेगम साहिबा से मुखातिब हुए। मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है इसके सर पर। आसिफ इसे समझाओ कि वालिदैन कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। बेगम साहिबा अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि आसिफ बुहारी अलीज़े को संभालने की कोशिश करने लगे। आसिफ बुहारी ने बेगम नजमा को जब सूरत हाल की इल्म हुआ तो वो भी बेगम साहिबा से मुत्तफिक हो गए। उन्होंने अलीज़े को हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वो भी कुछ सुनने को तैयार न थी। जवाबन उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया, जिस पर वो मज़ीद सुलगे। आसिफ बुहारी ने जमात को अपने ऑफिस में बुलाकर खुद इंसल्ट की थी और इसे अलीज़े से दूर रहने की हदायत की। जमात सदा का बददिमाग था। दूसरे दिन ही इस्तीफ़ा दे दिया। वो तो बॉस की बेटी को अपने जाल में फंसाकर एक ही जिसमें बुलंदी पर पहुंचना चाहता था। वो अलीज़े को तो अपने दाम में उलझाने में कामयाब हो गया, मगर उसके घर वालों के आगे बेबस हो गया था। सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई। नौकरी चली गई। वो बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। सारा सारा दिन घर में बैठा कुटता रहता। बात करो तो काट खाने को दौड़ता। घर वाले अलग उसे बात बात पर इस्तीफ़ा देने के ताने देते। डिप्रेशन से तंग आकर उसने आर्जी सहारों में पनाह तलाश करना शुरू कर दी। शहरियार, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेगम समीन राय ने
पोर्टिको में खड़ी ब्लैक स्विक की तरफ बढ़ते हुए शहरियार से पूछा। फैक्ट्री जा रहा था मम्मी, वो उन्हीं की तरफ चलाया। आज रात का डिनर बुहारी साहब की तरफ है, जल्दी आ जाना और भाई को भी ताकीद कर देना, ये दावत ख़ास तौर पर उसके लिए है। ख़ास तौर पर भाई के लिए? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शहरियार ने मानी खेज अंदाज में अबरूज कर। बेगम समीन राय मुस्कुरा दी। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। फिर मेरा जाना तो कोई मानी नहीं रखता। ओहो, उन्होंने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, जल्दी आ जाना। और सुनो, अपने डैडी को भी याद दिला देना, वो तो हैं ही सदा के भुलक्कर। ओके मदर। वकील घुमाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़े अब खांसी संभल चुकी थी। आंसू बुहारी और बेगम नाजिया ने जाने किन किन दलाइल से उसे समझाया था, उसे बताया था कि उनके और जमात की फैमिली के सोशल स्टेटस में बहुत फ़र्क है। जितनी तरह जमात की थी, इतने रुपए तो वो 10 दिन में खर्च कर देने की आदि थी। हकीकत का ये रुख धीरे धीरे अलीज़े के जुनून में कमी कर रहा था। जिस बात को एक तरफ रख कर सोचा तो उसे वालदैन की बात दुरुस्त लगी। वो खाली खुली मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजारने की कायल तो न थी। वो लग्जरी लाइफ की आदी थी और फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी। जमात की परछाई तक उसके अपने जहन और दिल से खुरच डाली थी। वो फिर से अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी और ये बात घर वालों के लिए बेहद इत्मीनान बख्श थी। बेगम साहिबा बुहारी को शाहजीन और ज़्यादा अजीज़ हो गई कि उसकी वजह से अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अगर शाहजीन उन्हें जमात की असलियत न बताती तो शायद वो अलीज़े के जुनून से मजबूर होकर उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल देते। आसिफ बुहारी जल्द से जल्द अलीज़े की शादी कर देना चाहते थे और राय सिकंदर की फैमिली की दावत इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। बेगम नाजिया खिलाफ मामूल घर पर रहकर अपनी ज़ेर निगरानी दावत का इंतज़ाम करवा रही थी। शाहजीन उनके साथ लगी थी। बेगम नाजिया लाशूरी तौर पर हर मामले में शाहजीन के मशवरे को अवलियत देने लगी थी। उन्हें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मेहमानों के आने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। शाहजीन ने सब कुछ तैयार करके खुद भी लिबास बदल लिया। मेहमानों के आने पर उसने मुख्तलिफ मशरूबात की ट्रेली सेट करके मुलाजमा के हाथ ड्राइंग रूम में भिजवाई। घर में कोई भी मेहमान आता वो सामने ना आती थी। उसे लोगों से वहशत होने लगती थी। हर चेहरे पे उसे फ़रेब और अयारी नज़र आने लगती। ऐसे में वो खुद से इख्तियार करने लगती। अपनी इन्हीं कैफियत की बदौलत वो तन्हाई पसंद हो गई थी। ड्रिंक्स भिजवाने के आधे घंटे बाद खाना लगाने का ऑर्डर मिला। वो तैयार शुदा खानों को माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। राय सिकंदर के बेटे अलीज़े के साथ खुशखबरियों में मगन थे। शहरयार तो बेहद खुशगुफ्तार था। हाल बता उनके बड़े साहबजादे खासे उखड़े और सर्द मिजाज से थे। अलीज़े को वलिया दिया सा शख्स कुछ खास अच्छा न लगा। उसे शोख और चंचल लोग पसंद थे। शहरयार की किसी बात पर बेतहासा हंसते हुए अलीज़े ने बेख्तियार करीब बैठे शाहजार के शाने पर हाथ मारा तो उसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक का गिलास छूट गया। सारी ड्रिंक कपड़ों पर गिर गई। ओह, आई एम सॉरी। वो फ़ौरन माजरत करने लगी। इट्स ओके। वो टिश्यू पेपर से शर्ट साफ करने लगा। वॉशरूम किस तरफ है? उससे दरियाफ्त करने लगा। हाजरा साहब को वॉशरूम दिखाओ। वो करीब खड़ी मुलाजमा से मुखातिब हुई। वो हाजरा की रहनुमाई में वॉशरूम तक गया। मुलाजमा वापस जा चुकी थी। रास्ते में किचन पड़ता था। किचन के सामने से गुजरते हुए वो एकदम रुक गया। गुलाबी मल सफ़ेद रंग कर तो स्याह रेशमी बालों की चुटिया उसकी तवज्जो अपनी जारी मबजूल करवा रही थी। वो बिना सोचे समझे अंदर दाखिल हो गया। खाना गर्म करती शाहजीन ने आहट पर चौंक कर देखा और एक लम्हे को वो ठटक कर रह गई। ज़रा सी देर में उसकी निगाहों में शनासाई की चमक उभरी थी। वो भूली नहीं थी 7-8 माह पहले के वाक़े को। शाहजार को भी वो कुछ जानी पहचानी लगी। 7-8 माह पहले का वाक़या जहन से महव हो चुका था। शाहजीन फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आई एम सॉरी, मुझे लगा मैंने आपको कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद उसकी माज़रत ख़्वाहाना आवाज़ उभरी। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत सरसरी अंदाज में देखते हैं, मगर उनकी धुंधली सी तस्वीर जहन के किसी पर्दे पर नक्श हो जाती है। उसने महज इतना ही कहा था कि शाहजार खुद से उलझता कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर वापस पलट आया। वो ये याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसने उसे कहाँ देखा था, मगर नाकाम रहा। कुछ था उस लड़की के लहजे में जिसने उसे डिस्टर्ब करके रख दिया था। खाना भी वो ठीक से ना खा सका था। क्या बात है शाहजार, आप बहुत चुप चुप बैठे हैं? बेगम साहिबा ने उसकी खामोशी नोट की। ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मुस्कुराया। दरअसल ये शुरू से ही ज़रा कम गो है, बेगम समीन राय ने कहा। ये और बात कि ये शुरू कुछ देर पहले हुआ है। शहरयार ने धीमी आवाज़ में सरगोशी की, जिसे सिर्फ करीब बैठा शाहजार ही सुन सका था। शाहजार ने अपना पाँव शहरयार के पाँव पे मारा। खाने के बाद राय सिकंदर और आसिफ बुहारी कारोबारी मामला डिस्कस करने लगे। अलीज़े को बेगम समीन ने अपने पास बुला लिया। क्या बात है शाहजार? नमाज खिलाफ मामूल बहुत खामोश हो। शहरयार ने मौका देखकर उससे कहा। क्या बात है शहरयार, तुम्हारे आज बड़े दांत निकल रहे हैं। वो इसी के अंदाज में दांत पीस कर बोला। तुम्हें अलीज़े कैसी लगी? बकवास बंद करो, ये भी कोई पूछने की जगह है? क्या हो रहा है भाई? अलीज़े उधर चली आई। कुछ नहीं, वो दरअसल शाहजार कह रहा था कि उसे प्यास लगी है। शट अप यार। वो शहरयार को घूरने लगा। ये ऐसे ही फजूल बोलता रहता है। अरे आप भी बोलते हैं। वो मसनूई हैरत का इजहार करने लगी। कल तक तो ये बेतकान बोलने के आदी थे। शहरयार मुस्कुराया। शाहजार उसे घूर कर रह गया। क्या मतलब?
ओफो अलीज़े बीबी समझा करे ना, शहरयार शरारत से आंख दबाते हुए बोला। अलीज़े शाहजार पर एक नज़र डालकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। घर आकर भी वो अजीब सी कश्मकश का शिकार रहा। एक बेचैनी सी थी जो रगों पैर में समाई हुई थी। सोने के लिए लेटा तो बार बार उस लड़की का अक्स ज़हन के पर्दे पर उभरने लगा। क्या मुसीबत है। वो उठकर बैठ गया। बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत सरसरी अंदाज में देखते हैं, मगर उनकी धुंधली सी तस्वीर जहन के पर्दे पर नक्श हो जाती है। शाहजार को उसकी नज़रें कुछ अजीब सी महसूस हुई, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ मगर कुछ भी कहने से खुद को बाज रखे। छम से एक सरापा उसकी आंखों के सामने आया। वो रोती हुई लड़की। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं, वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे जिंदा दफन कर देते तो भी मुझे इतना दुख ना होता। ओह माय गॉड, वो लड़की। मगर बुखारी इलाज में कैसे? वो इतनी उलझन का शिकार हो गया और इसी उलझन को रफा करने के लिए 2 दिन बाद वो बुखारी इलाज में मौजूद था। ये महज इत्तफाक ही था कि वो जिससे मिलना चाहता था वो लॉन में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वो उसी तरफ चला आया। वो जो इंग्लिश नावल पढ़ने में मगन थी एकदम चौंक गई। ओह, शाहजार को देखकर वो एक लम्हे को चुप रह गई। अगले ही पल उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाई तो वो उसकी राह में हायल हो गया। घर पर इस वक्त कोई नहीं है, आप फिर किसी वक्त आइएगा, वो दुरुस्ती से बोली। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे उसने अबरूज करे। मगर मैं किसी से नहीं मिलती, प्लीज़ मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। मुझे इतनी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं। उसके कतई लहजे पर शाहजार उसे देखने लगा। वो उसे पहले से मुख्तलिफ लगी थी। वो लड़की तो बात में बात रोने लगती थी, जबकि ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड लग रही थी। पता नहीं मेरा ख्याल दुरुस्त है या नहीं। तुम वाकई वही लड़की हो जिसे हमने। हाँ, मैं वही लड़की हूँ, वो उसकी बात काट कर बोली और अंदर चली गई। शाहजार महज उसे जाते हुए देख कर रह गया। क्या बात है हीरो, बहुत चुप चुप हो। राहील ने उसके शाने पर हाथ मारते हुए दरियाफ्त किया। यार, तुम लोगों को वो लड़की याद है? वो लड़की? अच्छा, वो लड़की। क्यों उस्मान, वो लड़की याद है? राहील ने मजाक उड़ाया। बकवास ना कर यार, मैं सीरियस हूँ। वो बिगड़ा। अबे कौन वो लड़की? हमें क्या पता तू किस लड़की की बात कर रहा है। टीना, एनी, सोनिया, फिज़ा। राहील बेतकान बोलने का आदी था। शाहजार ने सूरज से उसकी बात कटी। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसे हम यरगमाल बना कर लाए थे। आज बैठे बिठाए वो कहाँ से याद आ गई तुम्हें? दाइब ने पूछा। वो बस ऐसे ही, वो टाल गया। वैसे वो बेचारी थी मजलूम ही। अगर हम उसे यरगमाल बना कर न लाते तो आज जेल में सड़ रहे होते। उस्मान ने कहा। खैर, जेल में तो हो नहीं सड़ रही होते। हमारे वालिद हजरात जो हैं हमें छुड़ाने को। राहील ने कह लगाया। कभी कभी मुझे ख्याल आता है आखिर हमें सूझी क्या थी कि हम बिना सोचे समझे डाका डालने चल पड़े। दाइब का अंदाज पुरसोच था। एडवेंचर मेरे यार, एडवेंचर। लाइफ में थोड़ा चेंज होना चाहिए। राहील ने कहा। ये तुम कहाँ गुम हो हीरो? उस्मान ने शाहजार का शाना हिलाया तो वो चौंक गया। हाँ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मुझे क्या होना है? किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? राहील राजदारी से दरियाफ्त करने लगा। मुझे शौक नहीं है लड़कियों के चक्कर में पड़ने का। अच्छा, अब ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं। चलो आज तुम लोगों को अच्छा सा लंच करवाता हूँ। उस्मान ने ऑफ़र की। तो और तू और लंच? दाइब बेहोश होते होते बचा। हाँ, मगर शर्त यह है कि पेमेंट शाहजार करेगा। मैं भी कहूँ या इलाही, ये क्या माजरा हो गया? तू जैसा महाकंजूस और लंच। अच्छा, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान ने उसे धमोका झड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो अंदर दाखिल हुआ तो बेगम साहिबा और उनको नावल पढ़कर सुनाती शाहजीन दोनों ने चौंक कर देखा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? जी ठीक है। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, इधर से गुजर रहा था, सोचा सलाम करता जाऊँ। वो कनखियों से शाहजीन को देखते हुए बोला। वो किताब को यूँ देखने में मगन थी जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प चीज़ दिख रही हो। शाहजीन, बेटा शाहजार के लिए चाय का बंदोबस्त करो। जी बेहतर दादो। बेगम साहिबा के कहने पर वो उठकर चली गई। शाहजीन, वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाया। अच्छा दादो, एक बार मैं भी आपको दादो कह सकता हूँ ना? वो कुछ कहते कहते रुक कर पूछने लगा। क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। अलीज़ और फहद तो ग्रैंड माँ करते नहीं थकते। बेगम साहिबा ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। इन्हें वो बेहद अच्छा लगा था। डिसेंट सा, सूबर सा, वेल मैनर्ड और बेहद स्मार्ट और हैंडसम। ये लड़का उन्हें अपनी पोती के लिए बेहद मौजू लगा था। काफ़ी देर तक वो बेगम साहिबा से इधर उधर की बातें करता रहा। बातों बातों में वो शाहजीन के मुतालिक ज़्यादा नहीं तो इतना ज़रूर जान गया था कि शाहजीन से उनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। शाहजीन ने चाय की ट्रॉली मुलाजमा के हाथ भिजवा दी। इसके बाद जितनी देर शाहजर बैठा रहा वो कमरे में से बाहर न निकली। वो ऐसे ही लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की में आ खड़ी हुई। खिड़की के पर्स से सर टिकाए वो सोचों में गुम खड़ी थी। पता नहीं आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जाने कदम कदम पर वो चेहरे राह में क्यों आ रहे हैं जिन्हें मैं देखना भी नहीं चाहती। तुम भी मुझे बर्बाद करने वालों में शामिल हो राय शाहजार।
اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھی۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شاہزار کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور پھر یہ ہوا کہ رائے شاہزار کے بخاری علاج کے چکر بھرنے لگے۔ گھر والے اس کے اور لیزے کے متوقع بندھن کی وجہ سے اس کی خوب زیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری علاج کے چکر کاٹ رہا تھا، مگر ہر بار تشنا لوٹ آتا۔ شاہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی، اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شاہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی، اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی بے حد حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری علاج جانے لگا۔ اس کے ایک دوست بھی اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت پر بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال جاتا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا، مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آج وہ شاہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ گھر پر کوئی نہ تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خان سامہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ، نظر سے حرف سلام لکھنا۔ شہرزار نے اگلا مصرع اچک لیا تو وہ ایک دم پلٹی۔ آپ ایک لمحے رکی، پھر رخ موڑ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز رائے شاہزار، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں آج میری بات سننا ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ ہوئی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا مجھ سے یہ آخری جائے پناہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ یقین کریں، میرے اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی۔ تم تو مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اپنی جھلاہٹ پر قابو پا کر وہ چلایا، دیکھو آرام سے ادھر بیٹھو۔ دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے وہ اسے کچن سے باہر لے آیا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا۔ وہ تلخ ہو گئی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے بات کرو۔ میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ آپ نے تو صرف تابوت میں آخری کھیل ٹھونکنے کا کام کیا تھا۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسی، ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ور ڈاکو یا چور نہیں ہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا کسی کو یرغمال بنا کر ساتھ لے جانے کا۔ مگر وہ پولیس کی وجہ سے۔ آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا۔ شاہزین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا۔ رائے شاہزار، جس نے آج تک کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم کرنا نہیں سیکھا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شاہزین بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی۔ شاہزار ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی، دھڑ دھڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم ناجیہ ہر وقت ہر جگہ شاہزین کو اسے بھی منگنی کے فنکشن میں پہننے کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے شاہزار دوبارہ بخاری علاج نہیں آیا تھا۔ جو منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شاہزین کو اپنی رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوتی۔ منگنی کے فنکشن سے 1 ہفتے پہلے ہی فہد بخاری پاکستان آ گیا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس چلایا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ جیسا نظر آ رہا ہوں، وہ جواباً مسکرایا۔ تم ان 6 ماہ کے دوران بالکل نہیں بدلی۔ ہاں، البتہ تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا ہے۔ وہ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شاہزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی جالر گرائی۔ تم بہت خوبصورت ہو شاہزین۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں 18 سال کا تھا، مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا۔ ایک گھٹے ہوئے معاشرے سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ آج میں 26 سال کا ہو رہا ہوں۔ 7 سال کے اس عرصے میں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میری زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی مجھے پہلی بار ملی ہے۔ تم جانے اتنی پر اسرار کیوں ہو؟ میں تم سے بے حد متاثر ہو چکا ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔ بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما، جسے شاہزین نے لرز کر کھینچ لیا۔ وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شاہزین اپنی جگہ گمسم کھڑی رہ گئی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا تھا۔ نوشیروان نے اسے یوں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی بھی دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا۔ اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے محبت کا اظہار کر گیا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا تھا۔ شاہزین باہر دروازے پر ہی رک گئی۔ مگر تمہاری باتیں تو گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شاہزین بہت حسین ہے، اینڈ یو نو مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔ تو کیا تم شاہزین سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ شادی، اور وہ بھی شاہزین سے؟
وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ گرینڈ ماں، اب میرا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک ملازمہ سے شادی کروں گا۔ وہ پھر ہنستے لگا تھا۔ شاہزین کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین کی بجائے دلدل ہو جس میں وہ دھیرے دھیرے دھنستی جا رہی ہو۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ سے انسان کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، یہ سوچ کر ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ منگنی سے صرف 3 دن پہلے علیزے نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شاہزار کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صاحبہ تمہارے صدمے کے کچھ بول ہی نہ پائی۔ تمام کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو اتنے دنوں کے بعد کہ تمہیں شاہزار پسند نہیں؟ بیگم ناجیہ غصے سے چلا اٹھی۔ ماما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں شاہزار کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ حد ہوتی ہے منمانی کی۔ ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے شاہزار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے روم میں چلی گئی۔ بیگم ناجیہ صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ شاہزین دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ علیزے کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا تھا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم ناجیہ نے فہد بخاری سے کہا تھا کہ وہ علیزے کو سمجھائے۔ شاہزین نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ کوئی جاب تلاش کرے گی۔ بخاری لاج میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شاہزین چاہتی تھی وہ فوراً اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند لینے وہ خود گئی تھی۔ شازی، تم؟ سند لے کر وہ کالج سے نکل رہی تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ مہران بھائی، آپ؟ تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا تم گھر سے کیوں چلی گئی، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں گزری باتوں کو، کہاں رہتی ہوں، مجھے چھوڑیں۔ آپ سنائیں کیسے ہیں باقی سب، کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے یہ سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافاتی عمل شروع ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چچی نے تم پر بہت ظلم کیے۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ ہم سب ہی ظالم تھے۔ امی اور چچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارا نام لے لے کر معافی مانگتی ہیں۔ آسمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی۔ وہاں جا کر علم ہوا وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی پاکستان آسمہ کو واپس آنے دیتا ہے۔ اس نے آسمہ پر گھر والوں سے رابطہ رکھنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ ہما کو شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ اس کے کردار پر شبہ تھا۔ رانا کے سسرال والے ذرا سخت گیر قسم کے ہیں۔ ہر 10-15 دن کے بعد وہ لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ سے جا لگی ہیں۔ وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ شاہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً سب سے بڑا مجرم ضماد ہے اور اپنے جرم کی بڑی عبرتناک سزا پائی ہے اس نے۔ اسے بری طرح شراب کی لت پڑ چکی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کثرت مینوشی سے اس کا جسمانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے ضماد کے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو شاہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس آپ میرے بارے میں اتنا جان لیں کہ جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم ناجیہ اور آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزے کی ضد پوری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہتے تھے کہ ان کی بیٹی شاہزر سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور رائے سکندر اپنی جگہ پریشان تھے کہ شاہزر نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا۔ وہ علیزے کو پسند کرتا ہے۔ جب بیگم سمین رائے نے معذرت خانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم ناجیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزے کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ علیزے کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع و عریض لاؤن میں منعقد کی گئی تھی۔ بیبی پنک اور پیچ کنٹراسٹ کے پیش قیمت سوٹ میں علیزے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جس نے بھی دیکھا ان کے کپل کو سراہا۔ شاہزین دانستہ پیچھے پیچھے رہی۔ وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی تھی۔ شاہزار کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کب کی ادا ہو چکی تھی۔ وہ سہج سہج کے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے جواب دیا۔ تم یہاں اتنی الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت پہچانتی ہوں۔ نہیں، اگر تم اپنا مقام جانتی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شاہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔
शाहज़ीन हाशमी बिनते एहतशाम हाशमी, क्वालिफिकेशंस बीए विद फर्स्ट डिवीज़न। फादर की डेथ के बाद अपने ताया के घर रहती थी। घर वालों का सलूक अच्छा ना था। मज़ीद ये कि इल्ज़ाम तराशी करके घर से निकाल दिया। राइट, उसने जाने उसके बारे में इतनी सारी मालूमात कहाँ से हासिल कर ली थी। वो हैरत से बस उसे तके गई। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान जिससे कोई ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है उसका बैकग्राउंड भी मालूम करता है। तुम खुद से तो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही सब पता करवा लिया। आपका भला मुझसे क्या ताल्लुक़? मुझसे शादी करोगी? उसके सवाल के जवाब में उसने सवाल दाग दिया। वो यूँ कह रहा था जैसे पूछ रहा हो, आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? वो एकदम सटपट आ गई। कितने आराम से उसने उसे प्रपोज कर दिया था। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, फ़ौरन सोच कर जवाब दो। वो धौंस से माकर बोला और कलाई में बंदी घड़ी आंखों के सामने की। ज़िंदगी को खेल नहीं है मिस्टर रॉय, वो तल्खी से बोली। मैंने ये कब कहा? शादी को आपने मजाक समझ रखा है। बड़े आराम से कह दिया। 10 मिनट में फैसला करो। जाइए राय शाहज़र, पहले अपने घर वालों से पूछिए क्या वो एक अदना सी मुलाजमा को जो बेसहारा होने के साथ साथ लावारिस भी है अपनी बहू बनाना पसंद करेंगे। मुझे 100% यकीन है उनका जवाब नहीं में होगा। बेहतर होगा आप वापस लौट जाए। उसकी आवाज़ भर आ गई। फ़हद बुहारी की बातें 2 दिन से उसके दिल में नेज़े की अन्नी की तरह चुभ रही थी। वो मुश्किल अपने आंसू जब्त कर पाई थी। मंजिल सामने हो और मैं वापस पलट जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मजबूत लहजे में बोला, मैं आपकी मंजिल नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मंजिल मैं हूँ। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आकर ख़त्म हो जाता है। उसके लहजे में यकीन बोल रहा था। मैं सिवाय उसकी और क्या कह सकती हूँ कि आप बेहद ज़िद्दी और बेवकूफ़ इंसान हैं। वज़ी छोड़कर बोली। हाँ हाँ हाँ, उसका कहा बेहद जानदार था। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। उसकी ढटाई पर कुर्ती मुंदर की भाग गई। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो दी। हर शख्स पर से उसका एतमाद उठ गया था। उसे अपना आप बेहद अर्जा लग रहा था। जो आता था बड़े आराम से उसे पैरों तले रोंद कर आगे बढ़ जाता। क्या मेरी कोई वक़्त नहीं? मेरे जज्बात का किसी को एहसास तक नहीं? क्या इतनी बेमाया मैं ही नज़र आती हूँ सबको? काश पापा आप आज ज़िंदा होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। मैं बेसहारा हूँ ना, इसीलिए। दस्तक की आवाज़ पर उसकी सोचें मुंतशिर हुई। पहली दस्तक के साथ ही वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ था। तुम क्यों मुझे मेरी ही नज़रों में गिराना चाहते हो? मुझे क्यों बेवकूफ़ करना चाहते हो? मैं बेसहारा हूँ, लावारस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे जज्बात, मेरे एहसासात का कोई ख्याल नहीं। मत करो ऐसा, मुझे इस हद तक ज़लील न करो। वो उसका गिरबान थाम कर चिल्लाई। रोते रोते उसकी आवाज़ फट रही थी। आंसू तबातर से उसका चेहरा भिगो रहे थे। शाहज़ार चुपचाप खड़ा था। उसने उसे रोने दिया। वो इसके शाने से लगी जाने कितनी देर रोती रही। शाहज़ार अपने दाएं हाथ से उसका सर तपकता रहा। आंसुओं का जोर कुछ कम हुआ तो उसने उसके कंधे पर से सर उठाया। वो उसी को देख रहा था। तुमसे किसने कहा कि तुम लावारिस हो? मैं हूं ना तुम्हारा वारिस। उसका पुरयकीन और मजबूत लहजा शाहज़ीन को हकीकत की दुनिया में ले आया। वो झिझक कर उससे दूर हो गई। तुम हटो, मुझे खुद बात करने दो शाहज़ीन से। बेगम समीन राय ने शाहज़ार को एक तरफ उठाया। गुस्से में शाहज़ीन देख ही न सकी कि शाहज़ार के पीछे बेगम समीन भी अंदर दाखिल हुई थी। ये बिल्कुल बुद्धू है। पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया तो उसे रुला दिया। तुम बेवकूफ़ नहीं हो। भला राय ख़ानदान की बड़ी बहू कैसे बेवकूफ़ हो सकती है? बेगम समीन राय के अल्फाज पर वो बेयकीनी से कभी उन्हें तो कभी शाहज़ार को देखने लगी। हम इंशाल्लाह अपनी दोनों बहुओं को जल्द ही बुखारी लाज से ब्याह कर ले जाएंगे। बेगम समीन राय ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मम्मी, वो शाहज़ार सर खुजाने लगा। उसका अंदिया जानकर बेगम समीन मुस्कुरा दी। नोटी बॉय। वो उसके शाने पर चपत रसीद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। शाहज़ार कुछ देर उसकी झुकी पलकों पर नजरें जमाए खड़ा रहा। नर्वस होती वो प्यारी सी लड़की उसके दिल के बेहद करीब लगी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मंजिल मैं हूँ। उसका गंभीर लहजा लो देने लगा। वो घबरा कर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसका हाथ थाम लिया। अब भाग कहाँ रही हो? मैदान छोड़कर जाने वाले बुज़दिल होते हैं। वो मुस्कुराया। कोशिश बेकार है। एक बार हाथ थाम लिया तो थाम लिया। छोड़ने वालों में से नहीं है हम। उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश पर वो महसूस होकर मुस्कुराया। तुम बोलती क्यों नहीं हो? जी जी जी। ओहो, मैंने पहले भी कहा था मुझे जी जी करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। मुझे जाने दे प्लीज़। क्यों? अगर कोई आ गया तो? मुझे परवाह नहीं। बिलफर्ज कोई आ भी जाए तो क्या हुआ? मैं अपनी होने वाली बीवी के पास करा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खुद से कैसे फ़र्ज़ कर लिया मेरे घर वाले तुम्हें बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगे? कभी यह ज़मीन और आसमान का भी संगम हुआ है। पहले ये बताओ तुमने ज़मीन किसे कहा और आसमान किसे? वो शरारत से बोला तो शाहज़ीन झीप गई। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों की अपने से कम हैसियत लोगों के बारे में एक जैसी राय हो। मेरे वालिदैन इन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें अपनी नाम नहाद हैसियत का ज़ोम होता है, जिन्हें अपनी नाक की बड़ी फ़िक्र होती है। यही वजह है कि जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मम्मी और डैडी ने बड़ी खुश दिली से मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। मेरी पसंद उनकी भी पसंद है। उन्हें अपनी औलाद की खुशियों से भरकर कुछ अजीज़ नहीं है। अब बोलो, मुझसे शादी करोगी? जी नहीं। वो मुस्कुरा कर रुख मोड़ गई। वट? वो गोया करंट खाकर उसके सामने आया। मैं भला एक डाकू से शादी कैसे कर सकती हूँ?
आहे मेरे भी कुछ अरमान हैं। कल कला को वो डाका डालते हुए धर लिया गया तो मेरा क्या बनेगा? उसकी शोही पर शाहजाद ने जोरदार कहकहा लगाया। भाई तुम्हारा क्या बनेगा? वो डाकू जहाँ जाएगा तुम्हें यरमगाल बनाकर अपने साथ ले जाएगा। शाहजाद गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी तरफ झुका तो वो उसे धकेल कर बाहर की तरफ बढ़ गई। शाहजाद उसकी इस अदा पर सरशार होकर रह गया। इस आज़ार रोज़ो शब ज़िंदगी से चलो हम ज़माने से बचकर चंद लम्हे चुरा लें। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।